क्या पढ़ा था? क्या पढ़ लिया सर? चल चलो भाई राम प्यारी। हाँ जी, तुमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में सर चल चल चलो मेरी और राम प्यारी क्या चलती है सर? राम प्यारी फास्ट एंड फ्यूरियस चलती है ना? ठीक है। तो यार मैंने कुछ ग्रुप में मीम भेजे तुम्हें यार, कम से कम ऊपर वाले की है ना शर्म रख के कम से कम कोई रिएक्ट तो कर दिया करो। साइलेंट सन्नाटा। एक आध बच्चे कहते हैं एक तो मीम बनाओ तुम्हारे लिए, तो समझ में तो आ रहा होगा ना क्या चल रहा है वो? क्या चीज? तो रिएक्ट तो बिना ओपन के भी हो जाता है। ज्यादा मैसेज जाएंगे इसलिए ओपन नहीं कर रहा मैं, क्योंकि फिर मैम तुम्हें वो क्या करते हैं ग्रुप से निकाल देंगे अगर ज्यादा उधर के मैसेज किए तो रिएक्ट से पता लग जाता है ना। तो उस मीम से पता लग गया था कि कभी कभी अपन को लगता है अपन ही भगवान है ना, राइट? तो भैया जज करते हैं करता। कल भी भेजा था तो गाना भेजा मैंने ग्रुप पे, है ना? सुन लिया रे? सुन लिया? चिंता मत करो, जब तक लॉ एंड होगा ना तब तक एक प्लेलिस्ट मेरे नाम की होगी तुम्हारे मोबाइल में। अंकुर सर प्लेलिस्ट लगा के है ना गाने सुनते रहना, तुम्हें याद आएगा ये टॉपिक इससे पढ़ाया था। दहलीज पे क्यों जो गाना भेजा, दहलीज पे रखे जो कदम क्यों भेजा? क्योंकि दहलीज पर कदम रखने के बाद कौन अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए? एनफोर्चुनिटी अलाउ करेंगे ना, इसलिए वो एनफोर्चुनिटी का सॉन्ग है। और दहलीज पे कदम रखने के लिए क्या चीज जरूरी है? दो। पहली चीज अराइज आउट ऑफ एग्रीमेंट, दूसरी चीज बाल्फर वर्सेस बाल्फर, यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। और ये 10 के 10 एलिमेंट जो हमने पढ़े है ना, वो तो हमेशा ही क्या रहेंगे? वो तो हमेशा ही भैया जरूरी है, साथ में रहेंगे। अच्छा 10 के 10 में से एक भी चीज छूट गई तो कॉन्टेंट बनेगा नहीं बनेगा? एक बात ध्यान रखना, 10 के 10 एलिमेंट क्या बोलते हैं, क्या गाना गाते हैं? जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं, है ना? एक बच्चा छूटा, एक बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा, यानी कंटेंट बनने का चक्र टूटा। तो कंटेंट अगर बनना है तो 10 के 10 एलिमेंट एक साथ क्या होने चाहिए? अच्छा कई बच्चे कहते हैं 10 की 10 बातें एक साथ पूरी पता नहीं लग रही, तो क्वेश्चन में हम ये अज्यूम करेंगे कि वो वाली बात पूरी है। मतलब क्वेश्चन में तुम्हें ये नहीं बता रखा कि कंटेंट मेजर के साथ है माइनर के साथ है ना, कैपेसिटी वाली बात। तो क्वेश्चन में क्या माने कि कंटेंट मेजर से हुआ है माइनर से हुआ है, बच्चे से हुआ है बड़े से हुआ है? मेजर। तो हम ये अज्यूम करें क्वेश्चन अगर आया है और क्वेश्चन आपसे कोई बात पूछ रहा है और उसमें वो बता नहीं रहा कि भैया वो माइनर है, तो हम मानेंगे कंटेंट में जो 10 एलिमेंट है वो सारी चीजें क्या है? पूरी है। यानी कि अगर क्वेश्चन में लिखा है ए ने बी से कांटेक्ट किया तो आप मानोगे वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप किया उन्होंने, है कि नहीं बात? राइट, यानी सोशल एग्रीमेंट नहीं है। आप मानोगे वो जो ए और बी है वो क्या है? मेजर है। जो उन्होंने कांटेक्ट किया ए कांटेक्ट विद बी, तो मानोगे वो लीगल है कि नहीं बात? तो 10 के 10 एलिमेंट हमें पॉजिटिव सेंस में मानने कि हाँ भाई वो हमने चीजें पूरी की है, ठीक है ना? तो 10 के 10 एलिमेंट अगर एक साथ क्वेश्चन में ना दिए हो और देगा भी नहीं वो, तो मान के चलना जो पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता वो पूरे है। यानी बच्चा मेजर, जो बंदा है वो मेजर है ना, साउंड माइंड है, ठीक है ना, लीगल बातें कर रहे हैं हम, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, ये सारी बातें क्या है हमारी? पूरी है। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन करते तो कंफ्यूजन हो जाती है, सर आपने बोला 10 के 10 एलिमेंट पूरे होने चाहिए, मुझे पता नहीं लग रहा इसमें, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या मानोगे? आप अज्यूम करोगे वो सारी चीजें पूरी, यानी पॉजिटिव अजम्पशन लेनी है कि कंटेंट बनाने के लिए 10 की 10 बातें पूरी है। अगर नहीं होगी तो क्वेश्चन में आपको क्या करेगा? वो स्पेशली इंडिकेशन देगा कि ये चीज पूरी नहीं है। तो आज हमें क्या पढ़ना है सर? हाँ, आज हमें चैप्टर नंबर 1 का सबसे आखिरी पड़ाव पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंटेंट। कितने कितने प्रकार के, कितने भांति भांति प्रकार के क्या हो सकते हैं? कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है ना? तो टाइप्स ऑफ कंटेंट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंटेंट पढ़ना है। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ कंटेंट की बात करूं सर, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंटेंट में कानून बनाने वालों ने क्या मजे लिए? उन्होंने कुछ हेडिंग्स बनाई, है ना? इन तरीके से क्या होंगे सर? कंटेंट होंगे।
राइट। अब कुछ उन्होंने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ठीक है, कुछ बनाया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। और अगर आईसीए की बुक में देखोगे तो ये दोनों के दोनों एक साथ ही दे रखे हैं, आप इन्हें एक साथ भी याद कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। समझ गए बात, तो आसानी से याद हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब पहली बात करते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जो हम खुद क्या करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं जाकर, ठीक है, राइट। अच्छा ये बताओ, जितने भी हमने कॉन्टेंट करने हैं, जितने भी हमें कॉन्टेंट करने हैं, वो सारे के सारे कॉन्टेंट रिटन होने चाहिए? सारे कॉन्टेंट जो होंगे वो रिटन ही होंगे, यानी रिटन कॉन्टेंट या इनफोर्सेबल होंगे? बताओ, ओरल भी हो सकते हैं क्या? बताना जरा। पर ओरल कैसे होंगे भैया? ओरल में तो कोई सबूत इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ, सिग्नेचर नहीं है यार, क्या बात कर दी? हाँ, सबूत भी नहीं है, हाँ, विटनेस भी नहीं है, फिर क्या होगा? विटनेस नहीं है, तुम और मैं एक ही कमरे में बैठे, तुमने मेरे सर पे बंदूक रख दी, कोई विटनेस नहीं है, क्या करें? पुराने जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल ऐसे थोड़ी होते थे। तो भाई अच्छा, ओरल बात तो भैया बहुत ही खतरनाक है। अगर हमने ओरल वादा कर दिया, तुम मुकर गए, है ना, मैं तुमसे ओरल वादा करते मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फीस ली और मुकर गया, फिर है कि नहीं बात? अरे ओरल है ना, अब कैसे केस करें? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं, कोई विटनेस नहीं, ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं, सिर्फ गाने कहते हैं, तुम गाने गा रहे हो, है कि नहीं बात? सर आपने कहा था जो वादा किया वो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभा रहा, फिर अब क्या होगा? सर ओरल पार्टनरशिप हाँ, फिर तो यही होगा, कहना सर कोई बात नहीं, नीचे मिल जाना, कोचिंग के बाहर मिल जाना, है ना भैया, कोचिंग के बाहर मिल जाना, ठीक है, कोई बात नहीं सर, दो तीन टैप देख दूंगा, फीस तो रिकवर हो जाएगी, है ना। टायर खोल लिए तुमने, ईंटों पे खड़ी करके चले गाड़ी मेरी, है कि नहीं बात? टायर चुराने वाले ऐसे करते, टायर निकाल जाते, ईंटों पे खड़ी कर जाते गाड़ी। इसके अलावा लीगल बताओ यार, गैर कानूनी काम तो मुझे पता, तुम माहिर हो, है कि नहीं बात? तुम भी कम नहीं हो। लीगल बताओ, लीगल क्या होगा? तो इसका मतलब ओरल, मुंह से बोली बातें, मुंह से करे हुए वादे वैलिड होंगे या नहीं होंगे? लोग उनके होंगे, वैलिड क्यों होंगे भाई? वैलिड नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे भैया, क्योंकि कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हम। तो ओरल, मुंह से निकली बात पराई हो जाती है भैया, है कि नहीं बात? तो मुंह से जो बात निकल गई वो किसी की नहीं होती, इसलिए कोर्ट में ओरल कॉन्टेंट वैलिड नहीं होंगे, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। अच्छा बताओ, जिंदगी में आज तक तुमने रिटन कॉन्टेंट किया? रिटन कॉन्टेंट किया क्या स्टैम्प पेपर वाला? एक छोटे मोटे कर लिए कभी कभी, जो मोबाइल खरीदे तो बिल आ गया तुम्हारे घर पे, है ना, बस वो बिल वाला खरीदा होगा, बिल वाला किया होगा कॉन्टेंट, फिर तुमने मोबाइल या लैपटॉप खरीदा होगा अपने घर के लिए, है ना। लेकिन जिंदगी में बचपन से लेके आज तक तुमने कभी रिटन कॉन्टेंट किया? कोई रिटन कॉन्टेंट नहीं किया तुमने, कोई भी रिटन कॉन्टेंट नहीं किया। अच्छा बताओ, तुम जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए अपनी, ठीक है, राइट, अब तुम कह रहे हो भैया कोई सबूत होना चाहिए, ये होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे, जो पुराने जमाने की बात करते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल पहले, है ना, 25-30 साल पहले, जब तुम पहली दूसरी क्लास में रहे होंगे, है ना, राइट, तब की बात है। जब तुम फर्स्ट क्लास में थे 1990 में, 1985 में, तब की बात करो, तब कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। अरे मुझे पता है तुम्हारी त्वचा से तुम्हारी उम्र का पता ही लगता, संतूर से ना, तुम संतूर से, है ना, ठीक है। हाँ, तो भैया 30 साल पहले क्या, अब तुम भागाते हुए गए अपनी बाइक, उस टाइम पे स्कूटी नहीं चलती थी, स्कूटर या बाइक होती थी। अब बाइक से तुम पहुंचे कहां पे? पेट्रोल पंप पे, है ना, और वो स्कूल के कंजूसी वाले दिन, गरीबी वाले दिन याद करो, घर से मिलते थे 20-25 रुपए, बचपन याद करो अपना, वही पैटीज खाने के लिए मिल गए, साथ में सॉस पी के पेट भरना पड़ता था। पैटीज वाले कैंटीन वाले भैया भी कहते थे सॉस तो बोतल तो छोड़ दिया करो, कम से कम मिला है ना, 10 रुपए की पैटी ली, 50 रुपए की मेरी बोतल पी गई, कोल्ड ड्रिंक समझ के। तो भैया सॉस पीने वाले बच्चे जहाँ बैठे हैं वो याद करो वो दिन। तो जेब में जब पैसे बिल्कुल चिल्लर टाइप के होते थे तो हम क्या करते थे, पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल वाले बोलते भैया 20 रुपए का पेट्रोल डाल दो। अच्छा, कई बच्चे तो आज भी 30 साल 50 शर्म करके 50 का डलवा लेते होंगे, है ना, कि भैया 50 का तो आज भी डलवा लेते हैं, कोई शर्म नहीं है। अगर तुम पेट्रोल पंप वाले से बोलो भैया 50 रुपए का पेट्रोल डाल दे, तो उसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं मारेगा वो, अबे जा, है ना, ऐसे नहीं देखेगा तुम्हें, है ना। लेकिन बचपन में तो 20-25 रुपए का चल जाता था। अब तुम मान लो बाइक घुमाते हुए बिल्कुल, और बाइक में भी पता क्या होता है, बाइक भी मतलब हमें पता होता है अंदाजा कि बाइक बंद कहाँ होगी बिना पेट्रोल के, बिल्कुल पेट्रोल पंप से 20 कदम दूरी पे, और पैर से रगड़, है ना। शुक्र है बाइक में ब्रेक होते थे, वरना हमारी साइकिल में बच्चों में ब्रेक नहीं होते थे। कैसे रोकते थे? चप्पल रगड़ के, या फिर सीधे साइकिल चला, सीधे दीवार में मार दी, ब्रेक नहीं है भाई, है कि नहीं बात?
तो बचपन के वो दिन याद कर लो भैया, छोटी वाली साइकिल जिसमें ब्रेक नहीं होते थे तो चप्पल रगड़ के तो रोकी जाती थी वो। अब बिल्कुल पेट्रोल पंप के पास रुके, पेट्रोल पंप वाले के पास गए, आपने उससे बोला भैया 20 रुपए का पेट्रोल डाल दे, और उसे तुम पे यकीन नहीं कि तुम शक्ल से चोर लग रहे हो, उसे लग रहा है कि यहाँ तक घसीट के लाया, इसमें 20 रुपए भी ना होंगे, तो तुमसे क्या बोलेगा? स्टैम्प पेपर ला। अगर उसने बोल दिया स्टैम्प पेपर ला तो भाई लेट जाओगे नहीं लेट जाओगे? वो स्टैम्प पेपर लेने मुझे कचहरी जाना पड़ा, कचहरी 10 किलोमीटर दूर है, वहां तक कैसे जाऊंगा भाई मैं? लोकल कोर्ट, कचहरी समझते हो ना, कचहरी तहसील लोकल कोर्ट वाले में जहाँ स्टैम्पर मिलते हैं, है ना? जैसे नोएडा कचहरी में जाओगे तो वहीं मिलेंगे स्टैम्पर, हर जगह नहीं मिलेंगे ना, गाजियाबाद में जैसे कचहरी एक जगह वहीं पे मिलेंगे स्टैम्पर। अब मुझे बताओ कि तुम वहां जाओगे क्या लेने? स्टैम्प पेपर लेने, और फिर उसके ऊपर क्या करोगे? लिखोगे क्या तुम मेरी बाइक में 20 रुपए का पेट्रोल डालोगे? पेट्रोल वाला भी क्या बोलेगा? लिखेगा हाँ 20 रुपए पेट्रोल डालूंगा, साइन कर। अगर भैया ऐसे साइन करने लगे तो पेट्रोल पंप के बाहर वैसी लाइन लगी रहती है, तो लाइन भैया लंका पार तक पहुंचेगी, रावण परेशान हो जाएगा भैया यहाँ तक कैसे लाइन आ रही है इंडिया से, है कि नहीं बात? अब सब्जी, अच्छा ये तो छोड़ो, चलो पेट्रोल पंप वाले को तुम थोड़ा पढ़ा लिखा मान लोगे, मान लो सब्जी वाले के पास चले जाओ, ये तुम्हारी कोचिंग से उतरते बगल में चाय वाला है ना, पेड़ के नीचे बैठा है ना, अब तुम कह रहे हो भैया 1/2 बना दे, 1/2 समझते हो ना? या तो हॉस्टल में तो ये चलता है ना, एक चाय बनाएंगे 10 रुपए की, 10 रुपए वाली उसकी आधी आधी कर देंगे, 10 रुपए वाली आजकल खुद ही आधी होती है उसमें भी क्या करते हैं भाई 1/2 कर दे, आधी मेरी आधी दोस्त की, 10 की चाय, 5 रुपए की चाय बना। अब वो भैया तुम्हारे लिए 10 रुपए की चाय बना रहा है, ठीक है, अब वो बेचारा पढ़ा लिखा होता तो ये कर रहा होता, है ना? अब ये बताओ, अब वो MBA चाय वाला तो है नहीं, आए हमसे घर के फिर मैं चाय की दुकान खोलूंगा, चाय उस तो है नहीं, 200-250 रुपए की चाय मिल रही है, साथ में 2 रस दे दिए फ्री के, है कि नहीं बात? राइट। अब बताओ 10 रुपए बेचारा चाय मिल रहा है तुम्हारे कोचिंग के बाहर, अब तुम कह रहे हो भैया वो कह रहा है, क्योंकि हर केस में एक चीज कॉमन है कि हम पैसे एडवांस नहीं देते, पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे देते, चाय पीने के बाद पैसे देते, 90% केसेस में होता नहीं होता ऐसा। अब वो तुमसे कॉन्टेक्ट करेगा लिखकर स्टैम्प पेपर में, 10 रुपए की चाय के लिए उसे 10 रुपए वाला स्टैम्प पेपर खरीदेगा तो भी उसे 15 रुपए पड़ेगा, या फिर तुम स्टैम्प पेपर लेके जाओ, भैया 10 रुपए की चाय दे, 15 रुपए का स्टैम्प पेपर, तो चाय तुम्हें 25 रुपए की पड़ेगी, क्यों? क्योंकि स्टैम्प पेपर भी तो 10 रुपए वाला 15 रुपए का लेके आओगे, है कि नहीं बात? तो 15 रुपए का स्टैम्प पेपर, वो भी एक ऐसी कहीं से जाके तुमने मान लो 100 स्टैम्प पेपर एक साथ ही खरीद लाए, तो 15 रुपए का स्टैम्प पेपर, 10 रुपए की चाय, चाय कितने की पड़ी? 25 की पड़ी है, फिर साइन भी करोगे, भैया चाय पिलाएगा वो भी लिखेगा हाँ मैं चाय पिलाऊंगा, साइन कर इस पे। तो बताओ अगर छोटी छोटी चीज के लिए स्टैम्प पेपर बनने लगे तो लाइन कहां तक पहुंचेगी? रावण के घर तक लाइन पहुंच जाएगी, लंका पार लाइन चली जाएगी नहीं चली जाएगी? तो अगर हम ये कहते हैं ओरल कॉन्टेक्ट वैलिड ना हो तो चाय वाला बेचारा, ऑटो रिक्शा वाला, नॉर्मल रिक्शा वाला, पेट्रोल पंप वाले, सब्जी वाला, वो बेचारा यही करता रहेगा स्टैम्प पेपर। कितने स्टैम्प पेपर कहां से इकट्ठे करोगे ये तो बता दो, तो मैं ना बात। तो जज साहब ने बोला अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट में ही अगर हमने वैलिड एनफोर्सेबिलिटी लेके आए, रिटन कॉन्ट्रैक्ट में भी रानी ने हमारा साथ दिया और ओरल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, होगी नहीं हो जाएगी? तुम जितने बच्चे बैठे तो क्या तुम्हें क्या होना चाहिए था? स्टैम्प पेपर, तो 50-60 स्टैम्प पेपर तो यही हो गए, है कि नहीं बात? फिर साइन करते रहो, साइन करते रहो एक के ऊपर एक, ठीक है? तो जज साहब ने क्या बोला कि भैया दुनिया को बचाना है कि नहीं बात? एवेंजर है हम, एवेंजर्स, किसे बचाएंगे? दुनिया को बचाएंगे। तो एवेंजर कह रहे हैं भैया दुनिया को बचाना है, दुनिया को बचाना है, दुनिया को बचाना है तो लॉ को आसान बनाना है। लॉ वो चीज नहीं जिससे टिपिकल, है ना, जिससे आदमी की मुश्किलें बढ़े। लॉ क्या होना चाहिए? जिसमें लोगों को सहूलियत हो, लोगों के फेवर में जाए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही बात है, स्टैम्प पेपर जरूरी है, लेकिन स्टैम्प पेपर आपकी मर्जी है, आप किस कॉन्ट्रैक्ट में स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्टैम्प पेपर इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो तुम क्या करो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर लेके आओगे, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर करोगे, ओरल एग्रीमेंट भी अगर करोगे, तो भी हम क्या मानेंगे? तो भी हम उसे वैलिड मानेंगे, तो भी हम उसे बोलो वैलिड मानेंगे। अब तुम्हारी मर्जी है ओरल करो या रिटेन करो। अच्छा, ओरल करने में दिक्कत क्या है? जो दिक्कत हमने अभी है ना डिस्कस करी, प्रूफ क्या देंगे, है कि नहीं बात? राइट, प्रूफ नहीं होगा कोई भी। तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट की जो दिक्कत है कि हम सबूत क्या देंगे, प्रूफ क्या देंगे, वो दिक्कत किसने दूर करी? रिटन कॉन्ट्रैक्ट ने। तो इसलिए जज साहब ने बोला भैया ओरल करो रिटन करो तुम्हारी मर्जी, है ना, बिल्कुल गोविंदा गाने की तरह, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सुना ना ये वाला गाना? तो तुम्हारी मर्जी है भैया, तुम्हारी मर्जी है। प्रैक्टिकली लोग बताओ किस में ओरल करते होंगे और किस में रिटन करते होंगे? सर डे टू डे चीजों में ओरल। हाँ, और सीधी सीधी बात करो, जहां पर अमाउंट ज्यादा हो वहां क्या होना चाहिए? रिटर्न। और जहां डेली डेली चीजें हो, 10 रुपए की चाय, 20 रुपए की ब्रेड,
है कि नहीं बात? 10 रुपए का समोसा, राइट, 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक, है कि नहीं बात? राइट, अरे वो छोटी वाली, ठीक है, राइट। और क्या कहते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल, इन सब में क्या चीजें, आपको क्या रिटर्न करने की जरूरत है? नहीं ना। जज साहब ने कहा इतनी बातें तो ऐसी, कोई किसी को धोखा भी देना तो भी कह देगा चल रख ले, तो ये तो कह दोगे चाय वाले को तुमने पैसे दे दिए एडवांस, तुमने चाय पी ली, चाय वाला कह रहा भैया नहीं दिए, तुम तो हमेशा बाद में देते थे, तुमने नहीं दिए, उससे कोई गलतफहमी हो गई तो तुम क्या बोल दोगे? ले ले भाई, रघु भाई पहले जो चीज चल कोई बात नहीं, तेरे नाम क्या हो गए, ले 10 रुपए और ले ले। तो जहां तक दर्द ना हो, किसका? पैसे खोने का, पैसे जाने का, वहां इंसान क्या करता है? ओरल। जहां दर्द बर्दाश्त ना हो, जहां तुम गाना गाने लगो दर्द भरा सीने में के रोने को जी करता है कि नहीं बात? जहां तुम्हारे ये वाले गाने शुरू हो जाए पैसों को लेकर, इमोशनल को लेकर नहीं, पैसों को लेकर जहां गाने शुरू हो जाए, तो भैया वहां क्या कर लो? अगर तुमने लाख रुपए कॉन्टेंट के, तुम्हें लगता है पता नहीं धोखा ना हो जाए मेरे साथ, तो भाई रिटर्न करो ना। लाख रुपए कॉन्टेंट के लिए अगर तुम 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लाओगे तो बुराई क्या है? 50 रुपए, जब लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 50 इकट्ठे कर लो, खर्च कर लो भाई स्टैम्प पेपर पे। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ फीस दी है, मान लो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 जो भी फीस दी है, तुम्हें लगता है कि यार पता नहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, सर ना पढ़ाए कभी, है नहीं बात? हम फीस दे गए, रात को यहाँ से सारे बोर्ड हट गए, यहाँ पे आरके जी की जगह लिखा है ना, स्कूल का नाम लिखा है, तुम कह रहे हो कल तो यहाँ पे जब फीस देने आए तो आरके जी लिखा था, सब गायब। अब तुम्हें लग रहा है रातों रात गायब हो जाएगा मामला, तो तुम क्या करो भाई? अगर तुम 50,000, 30,000 रुपए कॉन्टेक्ट कर रहे हो तो 50 रुपए और सही भाई, तुम 50,000 खर्च कर रहे हो तो 50 रुपए खर्च, और 50 रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है? तो भैया स्टैम्प पेपर ले आओ, अगर तुम्हें लगता है साइन करा लो, है ना, मेरे साइन करा लो, सर के चारों टीचर के साइन करा लो, है कि नहीं बात? तो मैं ना बात, तो जज सब कह रहे हैं जहां ये वाला गाना बजे दर्द भरा सीने में रोने को जी करता, ठीक है, तो भैया वहां क्या कर लेना चाहिए? रिटर्न कर लेना चाहिए। वरना ओरल तो आप बचपन से करते आ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं लगा, तुम्हें जिंदगी भर आज तक की बात पता ही नहीं लगेगी, तुम जितने भी बातें करते आ रहे हो वो सब क्या है? एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली कानून तुम्हारे साथ है। कई बार ऐसा होता है ना, अब तो लिया पता नहीं दुकानदार क्या बोले क्या नहीं बोलेगा, वो तो हम कोर्ट पता क्यों नहीं जाते? कि कोर्ट जाने में कोर्ट की फीस, आना जाना, टाइम, सिर्फ 50-100 रुपए के लिए इंसान कोर्ट जाना पसंद नहीं करता, 1000-10,000 रुपए के लिए भी कोर्ट इंसान कोर्ट जाना पसंद नहीं करता, है कि नहीं बात? राइट। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ओरल भी होगा और रिटर्न भी होगा। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी और रिटर्न भी है, इस प्यार को क्या नाम देंगे? इस प्यार को नाम देंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसे आप एक्सप्रेस कर सको, है ना। एक एक्सप्रेस तो कैसे करोगे? लिखकर अपनी बात को एक्सप्रेस कर दिया, और दूसरी एक्सप्रेस कैसे करोगे बात? ओरल, यानी बोलकर, है कि नहीं बात? तो कोई भी एग्रीमेंट अगर क्या हो सर, ये लिखी बात, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कैसे होगा सर? एक्सप्रेसली एग्री, ये लिखी बात। सबसे खतरनाक वर्ड है, कीवर्ड क्या याद करने का? अगर ये लिखा मिले या फिर अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट लिखा मिले तो आपको कौन सा वर्ड लिखना पड़ेगा भैया? आपको लिखना पड़ेगा रिटन और स्पोकन। क्या लिखना पड़ेगा? रिटन और स्पोकन। यानी एक्सप्रेस एग्रीमेंट या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेसली एग्रीड अपॉन इन, जो वर्ड में लिखा जाएगा। वर्ड कैसे होने चाहिए? या तो भैया शब्द होने चाहिए, चाहे बोलकर कर दो चाहे लिख कर दो। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? टुच्ची बात है सर ये तो बिल्कुल, है ना। तो आज क्या नई बात पता लगी कि ओरल की भी बातें भी क्या होती है? वैलिड एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी एनफोर्सिबिलिटी रानी खाली रिटन एग्रीमेंट के साथ नहीं थी, जो हम पिछली क्लास तक पढ़ रहे थे, A+E=C, तो रानी क्या करेगी? एग्रीमेंट होना चाहिए बिजनेस वाला, है ना। तो एग्रीमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? रिटन भी होना चाहिए। आज हमें क्या पता लगा? एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और भैया एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। तो रानी कह रही जो मैं एनफोर्सिबिलिटी लाऊंगी एग्रीमेंट में से, दैट एग्रीमेंट कैन बी रिटन एंड दैट एग्रीमेंट और दैट एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल। यानी लिखकर करो बोलकर करो, दोनों ही एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है। पर ओरल की समस्या है क्या? सबूत। जैसा मैंने स्टूडेंट ने बोला ना, सर ऐसे तो केसेस जाते ही नहीं होंगे, बहुत कम जाते हैं ऐसे केसेस। वही कोर्ट तक जाते हैं जिसमें तुम्हारे पास एक्चुअली में गवाह सबूत हो। आजकल के जमाने में सीसीटीवी कैमरा हो, कोई विटनेस हो जो आपके लिए क्या दे दे? गवाही दे दे कि हाँ भाई मैंने देखा था। उस तरह के एग्रीमेंट जाते हैं आजकल ओरल के केस में। सर रिटर्न के केस में तो खत्म बात, तुम्हारे साइन है, साइन मैच होने चाहिए बस। सर गवाह की जरूरत नहीं, साइन मैच होने चाहिए बस, है ना। तुम्हें तो प्रूफ करना है कि भैया साइन इसके ही है, इस बंदे ने किए। सामने वाला ज्यादा ये प्रूफ करेगा साइन मेरे नहीं है, नकली साइन है भाई, ये प्रूफ करोगे ज्यादा बचने के लिए। साइन है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर जो रिसिप्ट्स होती है, जैसे अगर हम कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो वहाँ तो रिसिप्ट्स ही चलती है एज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंज्यूमर कोर्ट में तो आपको तो बिल चाहिए। अब सर बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? यस बोलो सर, बोलो समझ गए सर। कई बार कभी ट्रेन में गए हो? ट्रेन में गए हो? अब भैया तुम ट्रेन में गए, तुम्हारी ट्रेन आई,
पता कौन आया तुम्हारे लिए? ये देखो, ये बच्चन साहब ढोलक बीड़ी पीते हुए, है कि नहीं बात? अरे भैया भाई और बात देखो, तो डांस करेंगे। चोट लग जाएगी भैया, चोट लग जाएगी। देखा, बच्चन साहब ने अपने हाथ से ट्रेन रोक दी। कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अंकल जी आगे ध्यान सुनना है, क्या कह रहे हैं? बच्चन साहब आगे डांस करते हैं। खाली है अटैची, कभी सोच रहे बच्चे बेचारा बच्चन साहब हमारे ना कितना बोल रहा है, पसीना आ गया हुआ है ना। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है ना। अब मान लो भैया बच्चन साहब आए, अब इन अंकल जी की जगह तुम्हें रख लेते हैं। आंटी देखो कितना घूर घूर के देख रही तुम पीछे वाली, है ना। अब इन बच्चन साहब की जगह तुम हुए मान लो, है ना, मतलब अंकल जी की जगह। अब ये तो अंकल जी शरीफ थे, उन्होंने क्या दे दिया? पैसे दे दिए, है ना। इन्होंने पैसे देके चल दिए, सामान बच्चन साहब ने यहाँ रख दिया। अबे तुम्हारी तरह खतरनाक बालक स्टेशन से उतरा, है ना, उसने फिर से ऐसी आवाज लगाई, कैसी, है ना। अब तुम्हारा सामान रखा था, ठीक है, कुली तुम्हारे पास आया, तुमने कुली को देखा, बहुत ही रोमांटिक सीन था, है ना। कुली भी हैंडसम था बच्चन साहब जैसे। तुमने कुली को देखा, कुली ने तुम्हें देखा, कुली ने तुम्हारी आंखों में देखा, तुमने कुली की आंखों में देखा। ना ट्रेन न चल पड़ी, तुम्हारा सामान नीचे रखा था, कुली मुस्कुराया, तुम भी मुस्कुराए। मनी मन दोनों ने गाना बजा, मुस्कुराने की वजह तुम हो, है ना। मुस्कुराने की वजह तुम गाना बजा। कुली ने मुस्कुराते मुस्कुराते, बच्चन साहब ने मुस्कुराते मुस्कुराते सारा सामान क्या किया? बिल्कुल मुस्कुराते मुस्कुराते उठा लिया। सारी दुनिया है ना बस लोग नाचने। अब तुम भी मुस्कुरा रहे, बच्चन साहब भी मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते मुस्कुराते कहां पहुंच गए? पहले स्टेशन से चले, स्टेशन से छत पे पहुंचे, है ना। देखे ना, स्टेशन नीचे, छत पे आ गए, सीधा बच्चन साहब उड़ गए। और फिर स्टेशन से कहां गए? टैक्सी के पास आ गए, है कि नहीं बात। अब बच्चन साहब कह रहे, साहब पैसे हो गए मेरे पैसे। अब तुमने बच्चन साहब को देखा, बच्चन साहब तुमने देखा, तुम फिर से मुस्कुराए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, मिलके जीने के बहाने हो गए। बच्चन साहब तुम क्या बच्चन साहब घर ले जाओगे? बच्चन साहब आओ, अब तो मिलन हो गया हमारा, बैठ जाओ हमारी गाड़ी में, क्या ले जाओगे? बच्चन साहब कह रहे, अरे भैया भाई और बहनों, हमें क्या ले जा रहा है, हम नहीं जा सकते तुम्हारे साथ, पैसे दो पैसे। जैसे बच्चन साहब ने तुमसे पैसे मांगे, भैया हमारे पैसे दे दो, तुमने पता क्या बोला? किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? बच्चन साहब कह रहे, अरे भैया सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, पैसे लेते थे, पैसे दो भैया, पैसे दो। अगर किस बात के पैसे? अगर सब सामान नहीं उठा तुम्हारा, अगर तुमने ऐसी खतरनाक बात बोली, बच्चन साहब का हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, बीपी लो हो गया बच्चन साहब का। नहीं, तुमने पता क्या बोला? मैंने कहा था। ये कह रहे भाई इतने जिंदगी में ऐसी बात बोली जो किसी ने ना बोली, किसी ग्राहक ने नहीं बोली। मेरे सब ग्राहक क्या करते थे? इसकी तरह शरीफ थे। किसकी तरह शरीफ थे? अंकल जी की तरह। अरे बहुत आगे, सब पैसे दे जाते थे गाना गाते हुए, बच्चन साहब है। लेकिन तुम जैसे खतरनाक बालिक ने क्या बात बोली? मैंने कहा था। अब तुमने बच्चन साहब रिवाइंड करो, बस रिवाइंड करो 15 मिनट पहले की बात। तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास आया, सामान तुमने देखा, तुम मुस्कुराए, मैं तुम्हें देख के मुस्कुराया, आंखों आंखों में इशारे हो गए, मिलके जीने के बहाने हो गए, तुम मेरी तरफ देख के मुस्कुराए, मुस्कुराने की वजह तुम। हमने मनी मन गाना गाया, लेकिन मैंने बोला उठा सामान नहीं, मैंने बोला उठा सामान नहीं ना, तुमने खुद उठाया, अपनी मर्जी से उठाया। तो बच्चे साहब कर, अरे भैया तो बना क्यों नहीं? मुझे लगा अरे भैया समाज सेवा होगी, उठा लिया अब ये बताओ क्या बच्चन साहब ने कहा कि मैं सामान उठाऊंगा पैसे लूंगा?
नहीं ना। पर बच्चन साहब ने क्या किया, बच्चन साहब ने सामान उठा लिया, सारी बच्चन साहब ये तो बहुत भारी है। अब इतना बोझ उठा के बच्चन साहब अगर कहाँ जा रहे हैं, ये लैपटॉप है गिनना जाए, याद रखो कहाँ जा रहे हैं, मुस्कुराते। तो बताओ क्या बच्चन साहब को पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? नहीं, दिल से पता ना, पहले दिल से। अगर मैं सामान उठा के ले जा रहा हूं तो पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए ना। अब लीगल पे आ जाओ, अब दिल से काम नहीं लेना, अब दिमाग से काम लेना। क्या कोई एग्रीमेंट हुआ? अच्छा, बच्चन साहब ने कहा तो हम भी पढ़े हैं, या तो बात बोल के होनी चाहिए, लिख के होनी चाहिए। क्या लिख कर हुई बात? बहुत भारी भैया तो है ना। क्या लिख कर हुई कोई बात? अच्छा, क्या बोल कर हुई बात? बच्चन साहब कर, अरे भाई देखो सोचो ना, तुम्हारे ऊपर ही मेरी जिंदगी टिकी है भैया, जल्दी बता दो, फैसला बता दो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इनवालिड? वैलिड हो तो ठीक है, नहीं वैलिड तो वापस जाए अपने काम। हाँ जल्दी बताइए भैया, लाइन वहीं से शुरू होती जहां से हम खड़े होते हैं। जल्दी बताओ भैया। नहीं वैलिड इनवैलिड कानून के हिसाब से बताओ भैया, दिल से बताना ना। इनवैलिड हुआ नहीं हुआ? क्यों इनवैलिड हुआ? ना रिटन ना ओरल। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है? तो रिटन हो या ओरल हो, ना ही एग्रीमेंट रिटन है ना ही एग्रीमेंट ओरल है, तो क्या हो गया? इनवैलिड। खेल खत्म, पैसा जाओ, है ना, लगा लो काटे, है ना। सर ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारे दिल पे कांटे क्यों लग जाते हैं? अब सुनना ध्यान से, कांटे क्यों लगे? अच्छा, कांटे लगने से क्या हुआ? एग्रीमेंट वैलिड हो गया। एक बात बताओ, ये जितने भी बेचारे लाइन लगा के बैठे हैं, ये लाइन लगा के आ रहे हैं, क्या सबकी ड्रेस सेम है या अलग है? बहुत खतरनाक होता है, बहुत गंभीर होता है ना तुम्हें, गौतम गंभीर से भी गंभीर होता है तुम्हें आज। क्या बताओ, ये जो बच्चन साहब है, इनके पीछे जितने भी लोग हैं, ड्रेस सबकी सेम है अलग है? सेम है अलग है? सेम है ना। यानी कि लाल शर्ट और साथ में बच्चन साहब, पिक्चर देखिए वाली कूली पिक्चर, बिल्ला नंबर 786 है कि नहीं बात, और हाथ में ईगल, है ना, पुरानी पिक्चर है ना, देख लेना, कूली पिक्चर है नाम का, है ना। अब बताओ, कूली फिल्म में बच्चन साहब ने एक वही पहन रखा है, अपना बैच बिल्ला पहन रखा है, यानी बच्चन साहब के जो कूली का जो नंबर है वो क्या है? 786। दूसरी बात, बच्चन साहब ने लाल कलर की ड्रेस पहन रखी है। क्या कोई बंदा तुम्हें मेरे जैसी ड्रेस में आ जाएगा उठाने, और तुम उसे उठाने दोगे? बताना जरा, कोई भी ले चलते ऐसे, है कि नहीं बात? मैं तुम्हारा बैग उठा के चल दूं, ले भैया जल्दी जल्दी, तो तुम ले जाने दोगे क्या? तुमने एक ऐसे बंदे को अपना बैग उठाने दिया, मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने उसे उठाने दिया, क्योंकि उसने क्या ड्रेस पहन रखी थी? एक कॉमन ड्रेस पहन रखी थी, जो सारे लोग पहन रहे थे, जो सारे लोग पहन रहे हैं। ये हाथ मार कर रोकने का चिंता रोक दी, सारे पहन रहे नहीं पहन रहे। इसका मतलब जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किस तरह होती है पता है? उस गाने की तरह, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। सुनाने वाला गाना, ये वाला सुनाऊंगा मैं, रुक जाओ। कुछ बातें कैसी होती हैं? ऐसी होती है भैया, ऐसी होती है। Discover the best of beauty brands and products. One-on-one consultation, irresistible offers, free shipping. चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। ओ ब्रेकअप पार्टी सुन ले, उन बच्चों की आदत आ जाओगे जिनका ब्रेकअप हो गया स्कूल में, क्योंकि स्कूल में हम यही गाना गाते थे, है ना। के साथी प्यार का चुन लिया मैंने सुन लिया। अब आंटी जी क्या कह रही है? आंटी जी कह रही है चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। जब मैंने गाना ऐसे कैसे सुन लिया तूने? मतलब ऐसे कैसे सुन लिया तूने? इनने कुछ कहा नहीं, तूने सुन लिया, और साथ में कह भी रही है मैंने सुन लिया, 10 बार बोल रही है। देख चुन लिया मैंने सुन लिया। फिर कह रही है आंटी जी मैंने सुन लिया। अब ऐसे कैसे सुन लिया, बात समझ में नहीं आएगी भाई। पढ़े लिखे लोग तो पढ़ी लिखी बातें करेंगे ना। मैंने कहा मैंने तो कहीं सुना ऐसी बातें, चाहे तुम कुछ ना हो मैंने सुन लिया, मतलब तुमने कुछ नहीं कहा मैंने सुन लिया, तुम मुझे एक्स्ट्रा फीस दोगे। ऐसे कैसे सुन लिया मैंने? अभी देख बैन फैल जाएगी। ऐसे कैसे सुन लिया सर आपने? मैंने कहा लॉ की जितनी फीस है लॉ की ऑर्डर दे देगी, फिर तू देगी, बता मुझे देगी नहीं देगी ना। अब ऐसे कैसे सुन लिया? ये भी कह रही है ऐसे कैसे सुन लिया आपने? और यहाँ तुम्हें मजा आ रहा है कि चाहे तुम कुछ ना हो मैंने सुन लिया।
है कि नहीं बात? ऐसे कैसे सुन लिया? तो जज साहब ऐसी वापिस आओ बच्चन साहब के पास। बच्चन साहब को भी हम यही कह रहे हैं कि बच्चन साहब चाहे तुम कुछ ना कहो, हमने सुन लिया। बच्चन साहब भी ये कह रहे हैं, किससे सर? जिसका वो सामान उठा रहे हैं, कि चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया? कि तू मुझे पैसे देगा। तो जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला सारे कूली एक लाइन में है कि नहीं है, एक ड्रेस में है कि नहीं है। इसका मतलब चाहे बच्चन साहब कॉन्ट्रैक्ट करे ना करे, चाहे बोल, रिटन तो बहुत दूर की बात होगी, ओरल तुमने बोला भी ना बोला हो, तब भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। पता क्यों? क्योंकि दुनिया इसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। दुनिया इसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करती है। तुम बताओ, तुम में से जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने बच्चे बोल देंगे कि भैया बच्चन साहब ने सामान उठाया, कूली की ड्रेस से सामान उठाया, तो उन्होंने फ्री में उठाया, सेवा है उनकी सेवा, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, पैसे लेगा ही लेगा। नॉर्मल अपने स्टेशन पे चले, नॉर्मल कोई बच्चे जो बाहर से आए, हो सकता है ट्रेन से आए हो, है ना, राइट। अगर बंदे ने ड्रेस पहन रखी है और उसके बाद बैच भी है, कूली का कार्ड भी है, आजकल तो कार्ड बन जाते हैं, तो भैया उसे पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे? तो जज साहब ने कहा जिंदगी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो बोलने की जरूरत नहीं है और जो लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आपका ये वाला गाना जब बजेगा तो हम आंटी जी को बोलेंगे बिल्कुल वैलिड है। मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का नहीं, साथी कॉन्ट्रैक्ट का। अबे उसमें रहना। मैंने सुन लिया साथी किसका? ये सुनोगे भाई साहब? आंटी जी भी भैया पहला नशा किसका होना चाहिए? लॉ का। मुद्दे से उठ जाना, सर आपने पिछली क्लास सत्संग किया, आज गायब। सर आपने कहा जान लगा देंगे, हम सीए बन के रहेंगे, जितना भी रिजल्ट है हम सब में हम होंगे, यहाँ तुम पहला नशा किसका होना चाहिए? सर नशा करना है, संजू वाला भी नहीं करना और कबीर सिंह वाला भी नहीं करना, इंजेक्शन वाला। किसका करना है? हाँ, लॉ को सूंघना है रोज, 10-10 ग्राम नहीं, 1-1 किलो सूंघना है रोज लॉ को, ठीक है। अब जब ये गाना सुना, तब ये गाना बिल्कुल वैलिड हो सकता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने चाहिए कि दुनिया इस गाने को क्या करती हो? एक्सेप्ट करती हो, कि चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। कुली केस में एक्सेप्ट होगा नहीं होगा? ड्रेस, इसका मतलब कुली ने जो बोला या ना बोला, आपने रिटर्न बात करी या नहीं करी, अगर कुली ने आपका सामान उठाया है और वो बाहर स्टेशन तक ले गया है, तो भैया एक बात ध्यान रखना, जज साहब ने पोसंपा खेल लिया। पोसंपा पे पोसंपा, लाल किले में क्या हुआ? याद आ गई बात? अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। तो जज साहब ने ये बोला कि अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मानना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। कुली की बात हो गई, समझ ना बात? ऐसी सोचो, एक बालक शू पॉलिश कर रहा है, तुमने उसके आगे जूते रख दिए, उसने तुम्हारे जूते चमका दिए, तुमने कुछ नहीं बोला, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला, वही आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, मिलके जीने के बहाने हो गए, मुस्कुराने की वजह तुम वो गाना गा दिया। अब तुम उठ के चल दिए, पैसे दोगे नहीं दोगे? वो कह रहा साहब बूट पॉलिश के 20 रुपया हो गया। मैंने कही थी करने को, मुझे लगा एक्स्ट्रा होगा तेरे पास, दोगे नहीं दोगे? बता ना, वो तुम्हारी पैंट काली करके चला जाएगा फिर। ले दोगे नहीं दोगे? बताओ क्यों? रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन क्यों? दुनिया इसे बिना बोले और बिना लिखे एक्सेप्ट करती है, करते नहीं करती? अगर शू पॉलिश वाला तुम्हें कुछ नहीं कह रहा और तुम चाहे उसके जो उसका बूट का जो जगह होती है वहां पे रखो पैर, या वो तुम्हारे पैर पकड़ ले, अगर तुम उसे मना नहीं करते और अपने जूते पॉलिश कर दिए, तुम्हें पैसे देने, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है भैया, बिना बोले बिना लिखे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। ऐसे तुम भैया यहाँ से जा रहे, तुमने कोचिंग के बाहर ऑटो वाले को बुलाया, तुम्हारा ऑटो वाला बिल्कुल सुपर वैन था, तुमने कहा बच्चों को पता कैसे लेके जाऊंगा? ऐसे लेके जाऊंगा, भगाता हुआ ये देखो बैग में हो जा सुपर ऑटो वाला, हो जा रहा भागता हुआ। भाई साहब ऐसी राइड तो तुमने, है ना, किसी वाटर पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में ली होगी, वहां तो फिर भी सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ तुम्हें बांध के बिठाया जाता है, यहाँ तुम ऑटो पकड़ के बैठे हो और ऑटो वाला कह रहा है सर सीधा ऑटो तो रोज चलता है, सीधा ऑटो तो रोज चलता है, मैं आपको बैक ऑटो चला के दिखाऊंगा। बोरा भगा वो देखो, बोरा
से आ जाइए, आ गए भैया, कोचिंग में आ गए। अब ऑटो वाला चाहे कितना ही तूफानी हो, है ना, कितना ही तूफानी हो ऑटो वाला, तुमने ऑटो वाले से कोई बात नहीं करी, जैसे तुम ऑटो से उतरे भूलते हुए, अरे भैया क्या था, साक्षात है ना, हाँ यमराज के दर्शन हो गए साक्षात। ऑटो वाले को पैसे देने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे? क्यों देने पड़ेंगे? नहीं, तुमने कुछ बोला नहीं। कई बार क्या होता है, ऑटो वाले को ऐसे हाथ देते हैं। मैं ओला ऑटो और ओला कैब की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल चलते हैं, जो बस आई, बस को हाथ दिया, है ना। एक तो मैंने देखी वीडियो फेसबुक पे, आंटी ट्रेन को हाथ दे रही थी, देखे हो, है ना, ट्रेन को हाथ दे रही थी, रुक जा। अब ट्रेन रुके ना रुके, ऑटो वाला रुक गया। ऑटो वाला कैसे रुक गया? तुमने उसे कुछ नहीं बोला, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला, तुम्हें पता था वो ऑटो यहां तक जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। ऑटो के रूट नंबर से, ऑटो के जैसे। अब ये बताओ, जैसे तुम ऑटो से उतरे तो ऑटो वाले ने बोला, दीदी भैया 20 रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए, देने पड़ेंगे। तुम ऑटो वाले से बोल रहे हो किस बात के, तूने कोई बताया नहीं, मुझे लगा तू उस तरफ जा रहा है भाई, है ना, तो जब मैं भी चल दूं उस तरफ, लिफ्ट मांग ली मैंने, तो पैसे देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि दुनिया इसे ऐसे एक्सेप्ट करती है। अब मैंने आपको 3 बहुत ही खतरनाक एग्जांपल दे दिए, एग्जाम में यही आएंगे, एग्जाम में क्या आएंगे, डिट्टो एग्जांपल मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली दुनिया इसे एक्सेप्ट करती है। कैसे? ऑटो वाला या बस वाला, आपने हाथ दिया, आप चढ़ गए बस पे, ऑटो पे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप उसे ये नहीं बोल सकते भैया तूने मुझे बोला नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे आप रॉन्ग रूट पे क्यों ना हो, तो भी बस वाले को पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, मोदी पूछ देने पड़ेंगे। दूसरा, कुली देने पड़ेंगे भाई, वो ड्रेस में, क्योंकि दुनिया उसे ऐसे एक्सेप्ट करती है, आप भी जानते हो, ड्रेस में तो आपका सामान की सर्विस दे रहा है वो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, है कि नहीं बात। तो ऑटो वाला हो, बस वाला हो, शू पॉलिश वाला बालक, पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक बात है, यानी ये गाना चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, ये बच सकता है, वैलिड बच सकता है, लेकिन किस केस में? जब दुनिया उस गाने को एज इट इज एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो, तैयार हो। स्पेसिफिक कंडीशंस में ही दुनिया उस गाने को एक्सेप्ट करेगी, और स्पेसिफिक कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। अब जज साहब से पूछा गया, जज साहब एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट तो वो हो गए जो बोलकर और लिखकर होते हैं, जो बोलकर और लिखकर ना हो उस प्यार को क्या नाम दे? वो तो श्योर तुम, है ना। जज साहब ने कहा बिल्कुल सही, जज साहब ने कहा बालक बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोलकर और लिखकर नहीं होंगे वो होंगे कौन थे सर? जैसे तुम्हारे नोट्स में बच्चन साहब की फोटो दिख रही है और सेम फोटो लगी, तुम पहचान गए होंगे। आप पहचान गए नहीं पहचान गए, यानी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब पता क्या होता है? जिसे बताने की जरूरत, यानी अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड। अब ये तो नॉर्मल इंग्लिश वाली बात हो गई सर, समझ रहे हो क्या इंग्लिश वाली बात हो गई? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली हम समझ जाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, पानी क्यों पीते हो? क्यों प्यास लगी है। अब ये तुम्हें कैसे पता लगेगा प्यास लग रही है? मतलब बेहोश हो जाओगे, मम्मी ऐसा लग रहा है खून जा रहा है, मम्मी मेरा पेट गायब हो जाएगा, है ना। तो मतलब मम्मी ने तुम्हें कभी सिम्टम बताए वाले? बेटा प्यास लगने के सिम्टम होते हैं, नोट कर ले। जब तुम पहली बार स्कूल में लिख के दे दिए, हल्का हल्का सा सर घूम रहा हूँ, गला सूख रहा हूँ, चक्कर आने की कगार पे हो, बोला ना जा रहा हो, 1 गिलास पानी पी लो, ये सिम्टम मम्मी ने लिखवाए? जब भूख के सिम्टम लिखवाए क्या मम्मी ने? भूख के सिम्टम, भूख कैसे होता है? पेट ऐसा आ रहा है मम्मी, मैं गिरने वाला हूँ, वीकनेस ही महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा खा के देखियो, एनर्जी हो तो उसका मतलब तुझे भूख लगे। सिम्टम लिखवाए क्या? यानी ये पता क्या है, ये इम्प्लाइड चीजें हैं जो ऊपर वाले ने हमारे अंदर इनबिल्ट करके दी है कि नहीं बात। तो बच्चों को भी ये बच्चों को पढ़ाई सिखाई जाती है, भाई ABCD याद कर ले, 1 2 3 याद कर ले। बच्चों को भी सिम्टम नहीं याद कराए जाते, तो बच्चा सिम्टम ही याद करता रहेगा। अच्छा इस सिम्टम में क्या है? अच्छा ये भूख का है, प्यास का है। अच्छा नींद के सिम्टम भी होते हैं, है कि नहीं बात। लेटने का मन कर रहा हूँ, लेट रहा हूँ, है कि नहीं बात। तो सिम्टम कभी याद कराए, यानी कि जिसे तुम्हें बताने की जरूरत ना पड़े, है ना, जो तुम्हारी समझ में ऑलरेडी इंक्लूड हो। तो ऊपर वाले ने वो तुम्हारे अंदर इम्प्लाइड सिम्टम्स जनरेट किए और इम्प्लाइड समझ जनरेट की है। इट इज इम्प्लाइड कि तुम्हें पानी पीना है, तो तुम्हें पता लग जाता है ना प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो पानी पी लेते हो। तुम्हें पता लगता है भूख लग रही है, तो भूख लगने के बाद खाना खाना है, ये इम्प्लाइड है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे बताने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती है, और जिसे बताने की जरूरत ना अंडरस्टूड हो, हम क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड। अब इसी सिम्टम्स को रियल लाइफ में लेके आएंगे। तो कुछ चीजें जैसे बच्चन साहब किसमें है? ड्रेस में है, ठीक है, राइट। एक बस वाला बस लेके आ रहा है, तो बारात नहीं ले जा रहा तुम्हारी,
कि आउटसाइडर को नहीं चढ़ाऊंगा, तुम चढ़ गए तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा। ऑटो वाला देगा ना, सुपरमैन ऑटो वाला जो उल्टा चलता है, तुम उससे बैठ के तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, चाहे जान हथेली पे क्यों ना हो। यानी चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया, जज साहब भी बोल सकते हैं कि चाहे तुम कुछ ना कहे, मैंने सुन लिया, के साथ ही प्यार का नहीं, साथ ही किसका, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट का तूने चुन लिया, जज साहब तुम्हारे साथ है। अगर ये सिम्टम्स मौजूद है तो मोस्टली दुनिया में 3 बेस्ट एग्जाम्पल है, ऑटो, बस, बूट पॉलिश और सबसे बेस्ट कुली। है कि नहीं बात? इसमें हम ये एक्सेप्ट करते हैं इम्प्लाइड। आज के बाद तुमने नया शब्द सीखा है, अगर आज के बाद तुम किसी से बोलोगे भाई इट इज अंडरस्टूड, बहुत ही बेइज्जती है, मेरी भी, तुम्हारी भी और कानून की भी। आज के बाद क्या बोलना है, भाई इम्प्लाइड है ये तो। अगर कोई बोले कि भाई मैंने तेरे को यार रात को 11:30 बजे कॉल किया, तूने उठाया नहीं, तो तुम बोलोगे भाई इम्प्लाइड है, सो गया होगा, मतलब सब इसमें तो इम्प्लाइड बात है ना। अब तुम एक बालक मुझे मैसेज कर रहा, कॉल कर रहा आपको 3 बजे कल, उसके बाद सॉरी टू टेक्स्ट यू लेट, मैंने कहा लेट सुबह होने वाली भाई, तो बालक 3:30 बजे पढ़ रहा होगा, तो उसने मुझे मैसेज कर दिया, सर क्या कहते हैं, मुझे बात समझ में, अपनी क्लास का ही बालक है शायद, है ना, राइट। तो अच्छा बताओ, अगर मैं उसे 3:30 बजे रिप्लाई ना करूं तो रोने लगेगा बेचारा वो, क्या इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड, यानी बताने इट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब इंग्लिश भाषा में क्या, इट इज अंडरस्टूड, ठीक है। अब इसको, इस प्यार को नाम क्या दे, एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में लिखोगे जो पर्पल पेन से कलर्ड है, विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी, ये इसके लीगल वर्ड है जो एग्जाम में लिख के आने। अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुम कहते हो विच इज अंडरस्टूड बाय द पार्टी, 0 अंडा, 0 बटा सन्नाटा है ना, 0 बटा सन्नाटा होगा तुम्हारी कॉपी में। ये शब्द लिखने, ये शब्द याद करने, रैंचो कह गया भाई समझ के याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, रटना तो पड़ेगा, आज भी रटना है, इंटर में भी रटना है, फाइनल तक रटना है, लॉ तो रटना ही है ना। तो रटने के लिए आपको ये शब्द याद रखने पड़ेंगे। इम्प्लाइड का मतलब होता है विच इज इन्फर्ड, विच इज इन्फर्ड बाय कंडक्ट। इन्फर्ड मतलब काम हो जाना या काम करना, बाय कंडक्ट कुछ करने से, कुछ एक्ट करने से। कंडक्ट क्या, कंडक्ट करने से, कुछ एक्ट करने से, विच इज इन्फर्ड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कुछ काम करने से। एक्ट क्या किया, जैसे बच्चों सामने सामान उठा लिया, ये उनका क्या है, एक्ट है। जैसे कूली ने सामान उठाया, एक्ट है। जैसे बूट पॉलिश वाले ने शू पॉलिश करने शुरू कर दिए, दैट द एक्ट। जैसे ऑटो वाला आपको बैठा के चल दिया, दैट इज हिज एक्ट। यानी कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, और वो भी किसमें, कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज में। जैसे कूली ने ड्रेस पहन रखी हो, हर किसी को थोड़ी उठाने दोगे अपना सामान। अगर कोई अनड्रेस है, यानी कूली की ड्रेस में नहीं है, सिविल ड्रेस में है, तो आप उसे सामान उठाने नहीं दोगे भाई। आप कहोगे भाई तू कौन, पहचान कौन, ऐसी कोई बात नहीं होती है कि नहीं बात। हाँ, आप उसे बिना कहे या बिना सवाल करे उठाने दोगे सामान जो ऑलरेडी कूली की ड्रेस में और आई कार्ड में होगा, है ना। अब इस केस में ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे हो जाती है, अदरवाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन। यानी इस केस में उसने ऑफर कैसे दिया, इंप्लाइड ऑफर। कैसे ऑफर दिया इंप्लाइड ऑफर, बताओ, बोल नहीं रहे। सामान उठाना क्या है, इंप्लाइड ऑफर। क्या हो गया, इंप्लाइड ऑफर। उसने कुछ कहा कूली ने, इंप्लाइड ऑफर। ऑटो का आना, इंप्लाइड ऑफर। बच्चे का या किसी शू पॉलिश करने वाले का जूते पकड़ के पॉलिश करना, क्या है, इंप्लाइड ऑफर। आपका चुप रहना या आपका मना ना करना, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। समझ गए भैया। कुली का सामान उठाना इज अ इंप्लाइड ऑफर, और आपका मना नहीं करना, मना नहीं करना क्या होगा सर, इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, यानी इंप्लाइड यस। तो जज साहब ने कहा भैया अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, कुली को पैसे देने पड़ेंगे। बोलो समझ गए सर, पक्का याद हो जाएगी ना बात। जल्दी बोलो, लीगल लैंग्वेज क्या है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टी। ये शब्द हमें याद रखने हैं। अच्छा बताओ, कभी एटीएम से पैसे निकाले हो? एक बार मैं एटीएम से पैसे निकालने गया, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया, देख ले बहन नहीं है, मशीन को देख ले बहन नहीं है, ये मशीन देख ले बहन नहीं, पैसे नहीं देगी, दे देगी बहन पैसे, बता ना, बोलो पैसे मिल जाएंगे क्या? अगरबत्ती जला दो, देख ले आज बहुत जरूरत है, कल मत दियो चाहे, आज निकाल दे 10,000 तो निकाल दे कम से कम, है ना। जमीन में बैठ गए, हाथ जोड़ गए, क्या बहन पैसे दे देगी क्या? तो फिर एटीएम मशीन बहन हमारी पैसे कैसे देगी बताओ? अभी मत कहना रक्षाबंधन आएगी बहन को तो पैसे मिलेंगे, एटीएम मशीन पैसे देती है।
कैसे पैसे देंगे? तो क्या हाथ जोड़कर बैठने से एटीएम मशीन पैसे दे देगी? बताना। यानी कि पैसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ महीने पहले एक चोर एक मशीन उठा के ले गए, एटीएम समझ के वो पासबुक एंट्री मशीन निकली। तो भैया नकल के लिए भी, चोरी के लिए भी गलती है। बाद में पता लगा पासबुक मशीन थी। बताओ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, पैसे भी ना मिले, जेल लौट जाना पड़ा। ठीक है, अब बताओ पैसे कैसे निकलेंगे? एटीएम कार्ड तो सभी ने देखा है, अभी कोई नई चीज तो है नहीं जो मैं तुम्हें दिखाऊं। अपना कार्ड निकाल के, है ना, सभी ने देखा। क्या तुमने कार्ड, अब एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया, है ना, ऐसे करके आवाज आई, ठीक है, और तुमने क्या किया? अपना 4 डिजिट का पिन डाला। ऐसे एक बालक बहुत होशियार मेरे साथ गया, मेरे को एटीएम से पैसे निकालने थे। जैसे मैंने पैसे निकाले, बाहर से बोला, सर मुझे आपका पासवर्ड पता लग गया। मैं कहा भाई तो शेरलॉक होम्स से भी तेज है, कैसे पता लगा? सर 4 स्टार है आपका पासवर्ड, 4 स्टार, मैंने यहीं से देख लिया। मैंने कहा पैसे मत, 4 स्टार है बिल्कुल सही है, लेकिन पैसे मत निकालिए। तुम सबका पासवर्ड तो 4 स्टार ही है एटीएम का, 4 स्टार सबके पासवर्ड। मुझे ही पता तुम्हारा पासवर्ड है कि नहीं बात? बीच बीच में अंतरात्मा से ऐसे पीजे बोलते ना, खतरनाक जो निकलते रहते हैं। अब पैसे कैसे निकलेंगे? एटीएम से निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? बोलो, एटीएम से निकलेंगे। अब जब एटीएम से पैसे निकलेंगे तो क्या सामने कोई इंसान बैठा है? नहीं ना, सामने एक मशीन है। क्या सामने एटीएम से तुमने कोई रिटर्न में कांटेक्ट किया? बोल के एटीएम बहन मान नहीं रही, बोल के तुम कांटेक्ट करना चाह रहे, 10,000 दे दे, चल 5 तो दे कम से कम, ऐसे भी नहीं हो रहा। तो ना एटीएम से पैसे निकालते हुए ना बोलकर कांटेक्ट हो रहा और ना ही लिखकर कांटेक्ट हो रहा। और जो बोलकर ना हो, लिखकर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा, एटीएम से तुमने पिन डाल के पैसे निकाले, बैंक से लड़ लोगे जाके? मेरे बैंक में कल 1 लाख रुपए थे, है ना, 90,000 कैसे रह गए? बैंक वाले कह रहे ट्रांजेक्शन है, एटीएम से विड्रॉ किए। एटीएम से विड्रॉ इज इक्वल टू बैंक से विड्रॉ, मानते नहीं मानते? तो बैंक वालों के, है ना, राइट, वहां पे आग लगा दो क्या बैंक में कि 10,000 किसने निकाले, 10,000 किसने निकाले, किसने निकाले 10,000? यानी ये बात तो लीगल है कि तुमने अगर 10,000 रुपए निकाले तो तुम्हारे बैंक के खाते से 10,000 रुपए कटेंगे, चाहे तुमने एटीएम यूज किया हो साउथ में और तुम्हारा बैंक का खाता हो नोएडा में, है कि नहीं बात? तो भैया हजारों किलोमीटर दूर भी क्या होगा, पैसे आपके खाते से कटेंगे। ये मत कहने लगा मैं तो साउथ में जाके निकाला, यहाँ पैसे कैसे कट गया? ठीक है, अब यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन का झोल तो है, लेकिन मैंने किसी से बात नहीं करी और किसी से रिटर्न में कॉन्टेक्ट नहीं किया, है ना। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो लिखकर और बोलकर ना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड बोलते हैं। इंप्लाइड, तो भैया इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। लेकिन क्योंकि सामने यहाँ ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है, बस के केस में बस होती है, कंडक्टर होता है, शू पॉलिश में शू पॉलिश करने वाला होता है, बस ऑटो में ऑटो बस चलाने वाला होता है, कुली के केस में सामान उठाने वाला होता है, लेकिन इस केस में कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जज साहब ने इस प्यार को नया नाम दिया। उन्होंने कहा इस प्यार को हम इम्प्लाइड तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसको हम प्यार से नया नाम देंगे ताकि लोग ये समझ पाए इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना। तो इसे उन्होंने क्या नाम दिया? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। यानी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी। इम्प्लाइड की क्या थी? व्हिच इज इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी। इम्प्लाइड की भी यही थी, टैसिट की भी यही है। इसलिए आप बोल सकते हो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो इम्प्लाइड, यानी टैसिट इज इक्वल टू इम्प्लाइड, दोनों सेम बात है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक तो एटीएम की मशीन आ गई, एक चीज होती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में। सर इम्प्लाइड को टैसिट कह सकते हैं। हाँ सर लेकिन तो साइलेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। आप ये बोलो एक आदेश मिलता है कि पुजारी $1,000 थैंक यू। अगर अमेरिका चली जाए तो इसी मूर्ति की कीमत $2,500 हो जाएगी और यहाँ पर सिर्फ 210। अरे पोडियम लगाओ, बोलो 250, शाबाश शाबाश, 250, 250, 250, शत्रुघ्न जी को मत देखो, बस आप हो, शत्रुघ्न जी को नहीं देखा। किसको देखना है? जिनकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। किन की तरफ? हाँ, ये जो बैठे हैं ना, राइट,
ये तो ऑक्शन में बोली लगाने वाले हुए, और ये ऑक्शन वाले वकील हो गए जो लिख रहे हैं। इन्होंने क्या किया एक बार देखना ध्यान से। 230 थोड़ा मार दिया नहीं मार दिया, यानी कि अब ये मूर्ति जो अमेरिका में $2500 की बिक सकती है, किसकी हो गई? इन अंकल जी की, शत्रुघ्न जी की, या इन अंकल जी की? क्या बात कर रहे हो, पक्का? पर ये तो इन दोनों के हाथ आसपास है। किसकी होगी? शत्रुघ्न सिन्हा की होगी नहीं होगी? नहीं, किसकी होगी सर? जिसने बोली लगाई। अब जिसने बोली लगाई क्या उसने लिख के कॉन्टेक्ट किया कि वो लिख रहा हूं? क्योंकि उसे पता भी नहीं कि 250 से ऊपर बोली लग गई तो क्या होगा, उसकी तो होगी। अच्छा, जिसके पास ये मूर्ति जाएगी क्या उससे बोल के कॉन्टेक्ट किया? बोल के भी नहीं किया, है कि नहीं बात? अब मान लो अगर ये दूर सी पेंटिंग बिक रही है, अब ये तो बातें है ना, समझ को कुछ नजर नहीं आएगा और समझदार को सब कुछ नजर आएगा। देखिए, बोली लगाइए, अपने प्रेम तो अच्छा है। 70 रुपए 70 रुपए 70 रुपए 70 रुपए 1 70 रुपए 2 150 रुपए। शाबाश, आइए शानदार है, इसे समझने के लिए जीना चाहिए। 300 रुपया। कितने रुपए लग गए? अब ये बताओ, जितने जने बोली लगा रहे हैं, क्या तुम्हें पता है किसको बिकेगी? नहीं पता ना। और अच्छा, बिकेगी किसको ये? जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे बिकेगी, ये बात तुम्हें बताइए। अब ये बताओ, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, जैसे मूर्ति के केस में, क्या उसका नाम पहले से पता था? नहीं। क्या उससे तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं इतने में खरीदूंगा, नीचे साइन हो गए? नहीं। क्या उससे बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया मैं इतने खरीदना चाहता हूं? नहीं। जो बोली लगा दे, सबसे ज्यादा हो सकता है कि वो उस इंसान से ज्यादा बोली लगा दे जिसने पहले बोली लगाई, उसे बिकेगी नहीं बिकेगी? इसका मतलब ये मूर्ति या ये पेंटिंग कब बिकती है? जब पता क्या हो जाए, जब ये वाला काम पूरा हो जाए। कौन सा सर? जब हथौड़ा, हाँ, जब हथौड़ा जाएगी और यहाँ पर सिर्फ 210, यानी कि बोलियां लगाओ, दोनों साइड, समझ को कुछ नजर नहीं। शानदार। इसका 1 250 टक जो आवाज आ गई, जैसे ही ये आखिरी अच्छा, पहला है ना, राइट, बोली, दूसरी बोली, तीसरी बोली, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर जब करता है कि वो प्रोडक्ट किसका हो जाएगा, जिसकी बोली के बाद तीसरा हथौड़ा पड़ेगा। यानी तीसरा हथौड़ा किसकी बोली पे पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। वो तो 3 से पहले क्या हो जाए, अगला बोली लगा दे। इसका मतलब फॉल ऑफ हैमर होना ना ही रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। फॉल ऑफ हैमर से क्या हो जाना, किसी चीज का बिक जाना, ना ही वो ओरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जज साहब ने इसको पता क्या नाम दिया? इसको भी जज साहब ने बोला इट इज ऑल्सो द इम्प्लाइड एंड इट इज ऑल्सो द टैसिट। यानी टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के दुनिया में 2 ही केस बनाए गए कानून के अंदर, 2 ही केस। पहला बोलो जल्दी, विथड्रॉ फ्रॉम एटीएम, और दूसरा फॉल ऑफ हैमर। हालांकि आपसे कर बोली अलग तरीके से होती है। स्टोरेज वॉर करके सीरियल आता है हिस्ट्री चैनल पर, स्टोरेज वॉर, उसमें चिल्ला के बोली लगाते हैं। और उसको बेचने का तरीका भी क्या होता है, उसको बेचने का तरीका भी हथौड़ा नहीं होता, बोली होती है बस कि भैया इन्होंने $200 की बोली लगाई, $1000 की लगाई, $1000 की बोली लगाई, हजार से कोई आगे बोली नहीं बढ़ा रहा, हजार इसके आगे कुछ भी नहीं, 1200 1500 में आपका हो गया, है ना, राइट। 1500 में होगा बिली का, तो बिली का हो गया 1500 में। अब वहां पे हथौड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्शनर का ऐसे बोलना क्या माना जाएगा, टैसिट माना जाएगा। आईपीएल की बोली देखिए कभी, आईपीएल में चिल्लाते नहीं है ना, हथौड़ा होता। आईपीएल में प्राइस डिस्प्ले होता है और वो बैनर होता है, आपने बैनर उठा दिया, है कि नहीं बात, कि भैया विराट कोहली 15 करोड़ रुपए, बैनर उठा दिया भैया आरसीबी ने, है कि नहीं बात। फिर किसी और ने बैनर नहीं उठाया तो वो कुछ टाइम तक ऑटोमेटिकली वो प्लेयर किसका हो गया। तो वहां थोड़ी चिल्लम चिल्ली, ये ले बोतल उठाई फेंकनी शुरू कर दी, विराट कोहली हम लेंगे, विराट कोहली हम लेंगे, हथौड़ा। तो फॉल ऑफ हैमर एक ट्रेडिशनल तरीका है, इसलिए उसे किसमें लिख दिया, लॉ में लिख दिया। लेकिन ऐसे बोलना, जैसे मैंने बोल के बताया, हिस्ट्री चैनल कुछ बोली ऐसे भी लगती है और कुछ बोली आईपीएल की तरह बैनर के थ्रू भी लगती है। यानी उसमें भी देखो, किसी प्लेयर से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ लिखकर, किसी प्लेयर से बोलकर भी नहीं हुआ, लेकिन जिस फ्रेंचाइजी ने उसे खरीदा वो पर्टिकुलर बैनर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसका हो गया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर तुम आईसीए की बुक में देखोगे तो पता क्या लिखा है,
टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है, समझ गए? बहुत ही खतरनाक दो कॉन्ट्रैक्ट बता दिए मैंने तुम्हें, एक कौन सा इम्प्लाइड और एक हमने ओरल और रिटेन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अभी पेंडिंग रखेंगे ना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर है, ठीक है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को भी छोड़ेंगे क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक लंबा चौड़ा चैप्टर है। सर अगली बात, अगले बहुत आसान सी बात है सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अच्छा वो बताओ, चल चल रही चलो मेरी राम प्यारी, याद है? जिसमें चल चल चलो मेरी राम प्यारी के सारे एलिमेंट पूरे हो जाएं, वो क्या होगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सबसे आसान डेफिनेशन है क्या? एग्रीमेंट विच हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना? सेक्शन 10 के जो जितने भी एलिमेंट आपके मौजूद है वो क्या हो जाएगा सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बोलो समझ गए सर? समझ गए नहीं समझ गए? अब सर अगली अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अगले कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो एक वर्ड लिखा है सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना? शब्द ही बहुत खतरनाक है, वॉइड। यानी कि अगर मैं तुम्हें लिखकर बताऊं, पहले हम कहां थे? एग्रीमेंट में, फिर उसमें क्या आ गया? एनफोर्सिबिलिटी आ गई, तो वो क्या बन गया होगा? कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा। और अब क्या हो रहा है, अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के आगे क्या लगा रहा हूं? वॉइड। ये क्या लोचा है, बात समझ में नहीं, ये क्या लोचा है भैया? सर ये एनफोर्सेबल नहीं कोर्ट में नहीं होगा। यानी कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जब हमने एग्रीमेंट किया होगा, तो ये एग्रीमेंट कमर्शियल होगा, सोशल तो होगा नहीं। यानी कि एग्रीमेंट बिजनेस हुआ होगा तभी तो एनफोर्सिबिलिटी आई होगी। और रानी ने क्या किया होगा? रानी ने उसको इजाजत दे दी होगी दहलीज पार करने की। दे दोगे नहीं दोगे भाई, दे दोगे नहीं दोगे, दे दोगे ना दीदी, दे दोगे नहीं? बोल लीजिए, हाँ दे दी होगी नहीं दे दी होगी? यानी कि एक तुम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे खड़े हो जहां सब कुछ ठीक है, जहां तुम एग्रीमेंट भी तुम्हारा कमर्शियल था, यानी एग्रीमेंट तुम्हारा बिजनेस का था, सोशल डोमेस्टिक नहीं था, इसलिए रानी ने इजाजत भी दे दी होगी। यानी रानी ने कहा होगा एनफोर्सिबिलिटी अराइज होगी एग्रीमेंट से भी, और वो जो एग्रीमेंट है वो सोशल नहीं है, बिजनेस एग्रीमेंट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में उसे वॉइड करार दे दिया। भाई ये ऐसा हादसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया भाई? वाई दिस कोलैबोरेटिंग? ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, एग्रीमेंट होगा, तो लीगल भी होगा। अगर हाँ, यानी इलीगल की बात नहीं है, अगर कोई चीज इलीगल होगी तो उसे एग्रीमेंट पे कूट दिया जाएगा। बे एनफोर्सिबिलिटी बोलेगा, बे इलीगल काम कोर्ट में ले जाएगा, खुद तो मरेगा, मुझे मरवाएगा तू, है ना? जैसा बोलेगा ढंग से चेक नहीं कर सकती क्या? सर वो जब केस अब सुनो ध्यान से, यानी कुछ तो ऐसा था कि जो पहले सब कुछ ठीक था, पहले सब कुछ है ना क्या था? ओके था, अच्छा था, कानूनी तौर पर सब कुछ लीगल था, बाद में वो बेकार हो गया। ये बड़ा चक्कर हुआ सर। मान लो भैया ये एक लड़का है ना, इसका नाम है गजनी, थोड़ी देर में कुछ भूल जाता है ना? और गजनी ने प्रपोज किया एक लड़की को जिसका नाम है सजनी। गजनी और गजनी बोल रहा है, वैसे तो हमारे नाम भाई बहन जैसे लगते हैं, गजनी सजनी, पर हम है नहीं, है ना? अब उसने शादी के लिए प्रपोज किया, किसके लिए? गजनी ने बोला, सजनी विल यू मैरी मी, है ना? बहुत अच्छे से प्रपोज किया, एक एक बात कानूनी तौर पर सटीक लिखी, नाम भी लिया सजनी, तुझे बोल रहा हूं मैं, याद रखियो, है ना? विल यू मैरी मी। सजनी भी कानून पढ़ी लिखी थी, वो मुस्कुरा के भागी नहीं, है कि नहीं बात? सजनी ने भी जवाब दिया, यस आई विल मैरी। अब इन दोनों के बीच में, है ना, जो बातचीत हुई, दोनों ने बोला तुझ पे भरोसा नहीं है मुझे। सजनी कह रहा अच्छा ऐसी बात कर दिया, तुझे भरोसा नहीं है। गजनी भी ये बोल रहा है तुझ पे भरोसा नहीं सजनी, मंडप से भाग गई तो क्या नहीं बात? तो उन्होंने कहा इससे पहले एक दूसरे पे हम भी विश्वास नहीं करते, कौन मंडप से भाग जाए, है कि नहीं बात? राइट, क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करना। तो गजनी सजनी ने, एक मिनट जो गजनी सजनी ने दोनों ने एक स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लिया, दोनों ने साइन भी कर दिए कि भैया गजनी और सजनी, ठीक है?
बिल्कुल विवाह फिल्म की तरह, ठीक है ना। पूनम और प्रेम दोनों बिल्कुल शादी के लिए क्या है, बिल्कुल तैयार है, एग्रीमेंट कर लिया पूनम और प्रेम ने आपस में, गजनी और सजनी में, ठीक है। मिलन अभी आधा अधूरा है, कुछ दिन बाकी है वाला गाना गा दिया, यही है ना कुछ गाना। मेरे घर वाले ऐसी पिक्चर देखते रहते हैं, एक बागबान दिखा लो मेरे घर वालों को, 100 बार देख लिया, अभी फिर भी देखेंगे, ठीक है। एक ये वाली पिक्चर थी विवाह, 100 बार देख चुका हूं मेरे घर वाले। एक वो सूर्यवंशम सेट मैक्स, भाई तो 100 बार देख चुके, फिर भी देखते रहेंगे। मैं कहा भैया कुछ और भी देख लो यार, हमें भी देखने जाकर चुनाव ना, ये चलती रहेंगे, ठीक है। तो कुछ पिक्चरें पेटेंट होती है घर वालों की, खासकर दादा दादी इन लोगों की कुछ पिक्चरें पेटेंट है, जिसमें विवाह और सूर्यवंशम, बागबान, हाँ यार शोले आगे का भी, इस तरह की पिक्चरें क्या होती है, पेटेंट होती है। अब गजनी सचिन ने क्या किया, कॉन्टेक्ट कर लिया। पहला सवाल तो पता है सबसे बड़ा क्या आता है, पहला सवाल सबसे बड़ा ये आता है, अरे अरे वो मालिकाना भाई सुन रहा भाई, दूसरी दुनिया की बात कर। ये बताइए सबसे पहला सवाल ये आता है, शादी के कॉन्ट्रैक्ट सोशल ना होंगे है ना, शादी कॉन्ट्रैक्ट सोशल नहीं है, जैसे बर्थडे पार्टी है ना, याद आ गई बात, शादी का इनविटेशन, पॉकेट मनी, डेट पे जाना, बताओ सोशल है कि नहीं है। तो शादी कॉन्ट्रैक्ट अगर सोशल है तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार हो गया तो एग्रीमेंट ही नहीं बन पाएगा, यानी एग्रीमेंट ही क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, बिल्कुल गलत जवाब। शादी के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, शादी के एग्रीमेंट क्या होते हैं, इन्हें सोशल नहीं कमर्शियल की तरह ही वैलिड एग्रीमेंट और वैलिड एनफोर्सिबिलिटी माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज है ना, अंग्रेज। हमारे इंडिया में तो क्या चलता है, हमारे अंडिया में तो रोका करते थे, ये ले भैया अंगूठी पहना दी, रोका हो गया, होता नहीं होता इंडिया में, ठीक है। फिर क्या होगा, सगाई हो गई, सगाई हो गई तो भैया शादी हो गई अब तो तुम्हारी, चट मांगनी पट गया है ना। फिर क्या होगा, आज सगाई परसों दिन बाद क्या होगी, शादी होगी। तो अपने इंडिया में ना कोई कॉन्टेक्ट नहीं करते, मतलब ये हमारा कल्चर हो गया एक तरीके से, है ना। वो अंग्रेज बड़े खतरनाक होते हैं, भरोसा नहीं होता अपने हस्बैंड वाइफ पे, है ना, उन्हें ज्यादा यकीन होता है इस बात पे, मंडप से भाग ली तो है कि नहीं बात, ये लड़का मंडप से भाग गया तो, ठीक है ना, इसकी एक्स आ गई, इसकी वाई आ गई तो है कि नहीं बात, राइट, उसके साथ भाग गया तो उन्हें विश्वास नहीं होता। तो उन्हें लगता है कि भैया अगर ये भाग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मॉनिटरी टर्म्स में क्या दे देना, मुझे मॉनिटरी टर्म्स में पैसा दे देना, ठीक है ना। और अपने इंडिया में ऐसा नहीं चलता, अपने इंडिया में कोई कांटेक्ट नहीं करता, अपने इंडिया में विश्वास है ना, जैसे विवाह फिल्म की तरह। अरे लड़का लड़की के बीच में शादी नहीं है, किसके बीच में, दो परिवार, अरे शादी तो दो परिवारों के बीच में होती है ना। अरे भाई साहब आप आइए हमारे पता नहीं कौन से नगर में आइए, वहां कुछ दिन रुकिए, है ना, पहाड़ों के बीच में खाना वाना, ताजी हवा, अरे वाह वाह, फिर वो पहुंच जाएंगे दूसरे वाले, अरे आप हमारे आइए, अरे वाह, लड़का लड़की कह रहे हैं मैं खुद खाने पीने में लगे रहेंगे हर टाइम, है कि नहीं बात, ठीक है। वो बेचारे पूनम और प्रेम बेचारे शादी नहीं कर पा रहे एंड तक, ठीक है। और पूरी शुरू में रिश्ता पक्का होता है, 3 घंटे बाद शादी कराते हैं उनकी। अब ये बताओ इंडिया में कहीं भी कॉन्टेक्ट नहीं होता, इंडिया विश्वास में चलता है मामला कि शादी दो परिवारों के बीच में विवाह है, दो इंसानों के बीच में, दो परिवारों के बीच में संबंध है, शादी मतलब दो परिवारों के बीच में विवाह है। होता नहीं होता ऐसा, मानते दीदी, ठीक है, तो सब ये मानते हैं। इंग्लैंड में नहीं मानते, इंग्लैंड में नहीं मानते, तो इंग्लैंड में कहते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट करो। अब क्योंकि हमारा लॉ कहां से लिया गया है, इंग्लैंड से, तो क्योंकि लॉ इंग्लैंड से लिया गया तो इंडिया में भी इस चीजों को बदला नहीं गया। इंडिया में ये बोला कि अगर कोई बंदा चाहे तो 99% होता नहीं है, लेकिन कोई बंदा चाहे शादी से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कि भैया मुझे विश्वास नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, तुम भी कर लेना अगर तो विश्वास ना हो तो, है ना, ठीक है। शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लो लड़का लड़की आपस में कि भाई जिसने धोखा दिया इतना मॉनिटरी टर्म्स में क्या होना चाहिए, कंपनसेशन इतना मॉनिटरी टर्म्स में होना चाहिए। जमती बात। हालांकि इस तरह का लोग तलाक के केस में है ना, कि अगर डिवोर्स होता है तो तलाक के केस में अगर लड़के को कल्प्रिट माना जाता है, लड़का इतने पैसे लड़की को क्या करता है, देता है कि नहीं बात। एज आप कह दो एल्यूमिनी, यानी कि एज अ खर्चा पानी कह दो। जैसे संजय दत्त का तलाक हुआ पुरानी उसकी वाइफ से, मान्यता दत्त से, है ना, ऋतिक रोशन का तलाक हुआ सुजैन खान से, आमिर खान का तलाक हुआ अमृता राव से। तो जितने भी हस्बैंड है जिन्होंने खुद तलाक लिया तो उनको क्या देते हैं, उनको खर्चा पानी देते हैं, राइट, मंथली पैसा। ये संजय दत्त के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है संजय दत्त की इनकम का 20% जाएगा उसके पास, फिर हमेशा 2 गाड़ी रहेंगी जो संजय दत्त दिलाएंगे, और 2 कम से कम घर रहेंगे, एक वाइफ के और एक बच्चों के लिए। तो क्या उन लोगों के लिए इतना पैसा जरूरी नहीं होता, मतलब इतना पैसा उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता कि भैया 2 घर दिला दिए, बड़े बड़े बंगले दिला दिए मुंबई में, 2 गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, और जितना मैं कमा रहा हूँ 20% दे ले भाई। अगर मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ तो 2 करोड़ मैं अपनी वाइफ एक्स वाइफ को दे दूंगा,
तो डिवोर्स वाले केस में उन लॉज में बात लिखी है, लेकिन शादी वाले लॉज में ऐसी बातें हम करते नहीं है क्योंकि हमें विश्वास होता है। लेकिन इंग्लैंड में चक्कर, तो इंग्लैंड का लॉ इंडिया में आ गया, तो इसलिए इंडिया में कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैंने बात बताई कि कई बच्चों को लगता है कि शादी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सोशल होते हैं। सोशल नहीं होते मुन्ना, शादी कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि एज पर इंग्लिश लॉ वहां पे क्या होता है, एग्रीमेंट क्या आता है। और इंडिया में तो एग्रीमेंट हो जाता है, शादी के बाद करते हैं वैसे हम क्या, कोर्ट। जैसे मेरी 2 शादी हुई है पर मजेदार होता है क्या है, दोनों शादी एक ही लड़की से हुई है। बच्चे घबरा गए एक ही लड़की से, पता है कैसे, एक तो रीति रिवाजों से, है कि नहीं बात, है ना, 7 फेरे टाइप, 7 जन्मों की पहली तारीख है, धड़क पिक्चर गाने की तरह, है ना, तेरे नाम की कोई सड़क होगी ना, है ना, इस तरीके से हो गई भाई। तो वो सोशल हो गई जहां हमने लोगों को इकट्ठा कर लिया। और दूसरी कैसे, जब पासपोर्ट बनवाने गया तो पासपोर्ट बनवाने शादी का थोड़ी ले जाऊंगा, भैया मैं शादी की रील लाया हूँ अपनी, भैया देख लो मैं हूँ, मैं मैच कर रहा हूँ नहीं कर रहा, उस दिन थोड़ा मेकअप, ये दुल्हन मैच नहीं करे तो मेकअप जायज होगा जिसका, है कि नहीं बात। तो क्या पासपोर्ट बनाने वाले तुम्हारी शादी की रील देखेंगे, पता ना, गोलगप्पे ना बने थे क्या, ना बने थे, रील वाले ने लिए नहीं, तो क्या वो देखेंगे, तो शादी का कार्ड देखेंगे क्या वो, नहीं, वो क्या देखते हैं, वो कहते हैं भैया ओ भाई पासपोर्ट बनवा रहे हो ना आजकल, तो तुम्हारी शादी का रील, शादी का कार्ड, ये सब ई नहीं चलवे, क्या चलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट। तो दूसरी शादी कहाँ हुई, तो 2 शादी ऐसी हुई है पर एक ही लड़की से हुई, है कि नहीं बात। तो दूसरी शादी कहाँ हुई, और तुम्हें पता है हर एक दोस्त कमीना होता है, दूसरी शादी में जिनके लिए घर वालों को लेकर विटनेस हो गए ना, चल पार्टी, अबे अभी तो दीदी पार्टी 2 महीने पहले है ना, अब दोबारा पार्टी, है कि नहीं बात। इस तरह 2 शादी हुई। कुछ लोग क्या करते हैं, शादी से पहले क्या कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लड़का लड़की भाग लिए, है ना, बाप दोनों ने क्या कर लिया, दोनों किस साल के दोनों ने क्या कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली। तो क्या वो जो कोर्ट मैरिज है, क्या वो वैलिड एग्रीमेंट है कि नहीं है, भैया वहां लिखी जाती है बातें कि मिस्टर दिस सन ऑफ दिस, मिसेज या मिस दिस सन ऑफ डॉटर ऑफ दिस, है ना, राइट, उनका नाम, उनका आधार कार्ड, ऑन दिस डेट एट दिस प्लेस। मान लो तुमने भाग के राजस्थान में कर ली शादी, है ना, तो वहां के कोर्ट में, तो ये दोनों क्या माने जाते हैं, आज के बाद पति पत्नी माने जाते हैं, एंड दे एग्रीड अपॉन सच मैरिटल स्टेटस। साइन तो बहुत दूर की बात है भैया, पूरा पंजा लगवाते हैं, पूरा पंजा। वैसे तो भगवान ने अंगूठे का जो दिया वो सबका लग दिया है, अंगूठा भी लगता है, पूरा 5, हाँ ये मैंने लगाए हैं, पूरे हाथ पे नीला किया, लगा भाई, कोई सबूत ही नहीं कि तेरा हाथ नहीं किसी और का हाथ था, है कि नहीं बात। इस तरीके से की जाती है पूरी की पूरी सिक्योरिटी के साथ, बकायदा सीसीटीवी कैमरे के अंदर, है ना, कोर्ट के वकील और जज के सामने, विटनेस के सामने, बायोमेट्रिक, और है ना पेपर पे इस तरह से साइन किया जाए, तो वो भी क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट, जो कोर्ट मैरिज, अगर शादी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, तो जो लोग सोशल मैरिज नहीं करते क्या कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उनकी शादी कभी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी लीगल तौर पर। फिर तो कानून के नजरों में लिव इन रह रहे हो, है कि नहीं बात। अगर तुम्हारे हिसाब से कोर्ट मैरिज क्या हो जाए, सोशल हो जाए, डोमेस्टिक हो जाए, तो कोर्ट में जो मैरिज करा वो तो लिव इन रह रहा, फिर है कि नहीं बात, हस्बैंड वाइफ का स्टेटस ही नहीं है उनके पास। तो जज साहब ने क्या बोला, भैया शादी के एग्रीमेंट, जैसे कोर्ट मैरिज, पहले एग्रीमेंट करोगे तो उसे क्या माना जाएगा, बात समझ आ गई। अब आती है बात, सर दोनों की शादी थी, दोनों ने एग्रीमेंट, सब कुछ बढ़िया है, शादी के बाद गजनी बेचारे की याददाश्त नहीं, वही चला गया बेचारा, याददाश्त चली, भूल गया मेरी बीवी है, सर वही हुआ था ना उसके साथ। ना, गजनी बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, है ना। अब जैसे बेचारा वो अल्लाह को प्यारा हो गया, सजनी रो रो के परेशान, खून के आंसू सजनी रो रो के परेशान। अब सजनी कह रही है मैं तो शादी करके रहूंगी, कोर्ट ले चलो, वहां जज भी रो रहे हैं, कूद पे तो केस लाएगी क्या। अब बताओ, सजनी अगर कह रही है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा और गजनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों के साइन है, उसने मुझसे वादा किया, इमोशनली वादा किया और लिख कर वादा किया, दोनों कॉन्ट्रैक्ट, सर ये रहा एग्रीमेंट सजनी से, अब शादी करनी पड़ेगी। अब बताओ, बोलो भाई शादी कैसे होगी। अब आत्मा से तो शादी नहीं होगी ना फिर, है कि नहीं बात। या तो फिर सजनी खुद ही अल्लाह को प्यारी हो जाए, मैं भी आ रही हूँ रुक जा, या फिर मैं कैसे हो, बिल्कुल करण अर्जुन की तरह, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल ऐसी। या फिर सजनी बेचारी, है ना, क्या हो जाए, इंतजार में रहे कि भैया करण अर्जुन आएंगे, या फिर बनानी पड़ेगी ओम शांति हो, शाहरुख खान, है ना,
और दीपिका पादुकोण वाली, ओम शांति ओम। कुछ ऐसा होगा तब इन दोनों की शादी हो सकती है, इनकी याददाश्त वापस आनी चाहिए अगले जन्म में, तू ओम था मैं शांति थी, याद आ गया है कि नहीं बात, राइट, ओम शांति ओम बनानी पड़ेगी। अब लेकिन अगर ये तीनों खतरनाक केस ना हो, नॉर्मल केस पैदा इंसानों वाले, क्या किसी डेड पर्सन से शादी हो सकती है क्या? नहीं ना, यानी कि पहले सब कुछ ठीक था नहीं था, पहले एनफोर्सिबिलिटी थी नहीं थी, लेकिन अब ये बेकार क्यों हो गई बात? क्योंकि 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 गजनी अल्लाह को प्यारा हो गया। अब ड्यू टू डेथ ऑफ अ लिविंग पर्सन, जो कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ पहले ठीक था, अब आज के बाद उसे हम क्या नाम देंगे? नाउ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर? समझ गए ना बात? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, और किसी वर्ड हो सकता है क्या? एक चीज और, मान लो किसी प्रोडक्ट को हमारी गवर्नमेंट ने बाद में बैन कर दिया, बैन, प्लास्टिक, तेजाब, एसिड, भाई एसिड अटैक होने की वजह से इंडिया में क्या हो चुका है? एसिड बैन हो चुका है ना। अब खुले में एसिड नहीं बेच सकते, जैसे गली पहले बेचे तेजाब ले लो तेजाब, ऐसे नहीं हो सकता भैया, पहले लोग गली में बेच दिया करते थे, है कि नहीं बात, राइट। मम्मी से पूछना, दादी से पूछना, तेजाब ऐसे बिकता था नॉर्मल दुकानों पर, तो गवर्नमेंट ने कहा यार लोग इसका मिसयूज करते हैं, और तेजाब को तुम घर में करोगे क्या? बता, सब्जी में डालोगे सिरके के तौर पर, मम्मी नया सिरका लाई हूँ आज तेजाब, है कि नहीं बात, राइट। तो पता लगा काम तमाम। तो जज साहब ने बोला, हमारे इंडियन लॉ ने बोला, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे आम आदमी का यूज नहीं है, उसे ओपन बेचने की जरूरत क्या है? अच्छा बताओ, बैन होने से पहले एग्रीमेंट हुआ, एनफोर्सिबिलिटी हुई, और बाद में बैन हो गया, बाद में वो काम क्या हो गया? वॉइड हो गया, नहीं हो गया? किसी चीज को बैन कर देना। ऐसे ही और कैसे बैन होता है? वॉर, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपस में ट्रेड नहीं करते, है ना। हम उन्हें आटा दाल चावल गेहूं बेचते हैं, वो हमें ड्राई फ्रूट्स, है ना, ऐसी चीजें बेचते हैं। उधर साइड अफगानिस्तान साइड में ड्राई फ्रूट ज्यादा होते हैं, जैसे आपके हाँ अंजीर हो गया, और वो नहीं आते खजूर, है ना, इस तरह के जो हमारे इंडिया में नहीं उगते। तो वेस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान की साइड जहाँ पे अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां पे वो लोगों का क्या है, इस तरह की खेती वहां होती है, तो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ से क्या चीजों को, चावल, जैसे चावल हमारे साउथ में होता है, तो हम उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है कि लड़ाई हो भी जाए तो भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसके फेवर में है? क्योंकि भाई इंसानियत के फेवर में है। भाई अगर हम उन्हें चावल ना भेजे तो वो आके लोग खाएंगे क्या? ड्राई फ्रूट से पेट थोड़ी भर जाएगा। हम उन्हें यहाँ से पंजाब से एमपी से गेहूं ना भेजे तो वो खाएंगे क्या? है कि नहीं बात? कुछ चीजें ऐसी वहां से आती हैं। अच्छा तो चाइना और इंडिया, चाइना के बॉर्डर पे इतनी लड़ाई रहती है, कभी कुछ चाइना से माल आना बंद हो गया, लड़ाई जितनी हो जाए ज्यादा ही आता है, बल्कि, है ना। इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर दिया भाई, वो ट्रेड, हमारे ट्रेड सेटअप से हमारे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें हम कैंसिल नहीं कर सकते, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया इंडिया के जो बॉर्डर पे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, ठीक है ना, उनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो हम उनसे कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉर के टाइम पे क्या हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, वॉर के टाइम पे, है ना। हाँ, लेकिन जब वॉर खत्म हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, तो पहले वो वैलिड थे, बाद में वॉर, अगर वॉर हुई तो क्या हो गया, वॉइड हो गए, है कि नहीं बात। कुछ चीजें क्या हो जाती है सर, वॉइड होने, जैसे बैन हो गया, डेथ हो गई, वॉर हो गई। एक और चीज, मान लो भैया बिग बाजार ने चीनी मिल से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया हमें क्या भेज देना, चीनी भेज देना, चीनी, ठीक है, 5,000 10,000 किलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम पैक कर करके क्या करेंगे, अपने आउटलेट पे लगा लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, एग्रीमेंट भी हो गया, एनफोर्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, सब कुछ ठीक है। बाद में चीनी मिल में आग लग गई, बिग बाजार वाले रो रहे हैं, भैया क्या हो गया, भैया आग लग गई, भैया हमारे हमने कुछ एडवांस दिया था, पैसे लौटा दे। मान लो चलो पैसे लौटा भी दिए जाए अगर उनके पास हो, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा, इनवैलिड होगा। बिग बाजार चीनी मिल वाले कह रहे हैं हम कहां से थे भैया, आग लग गई, अपने मिल में कोई आग लगा लेगा क्या? ना, रात को सर्दी बहुत हो रही है, हमसे आग लगा के हाथ के अपनी मिल में आग लगा लोगे। अब चीनी मिल वाले क्या कह रहे हैं, भैया चीनी तो नहीं ना, चाशनी बन गई, वो डब्बो बोतल भर के ले जाए चाशनी, शायद चीनी चल गई, है कि नहीं बात। तो चाशनी कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे क्या? नहीं ना। तो जज साहब ने बोला भाई इसमें किसी भी पार्टी की कोई गलती नहीं है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे, ये तो एक तरीके से आप बोल दो जैसे वो पिक्चर रहती है ना, ओ माय गॉड, एक्ट ऑफ गॉड की तरह। मान लो भाई किसी की डेथ हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट की मर्जी थी, किसी के आग लग गई, है कि नहीं बात, लड़ाई हो गई, तो वो चीजें हो जाती हैं जिनकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं किया था, उसे क्या बोलेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें दोनों पार्टी की गलती एक तरीके से मानी
नहीं जाती, है कि नहीं बात? राइट, बोलो, बात समझ आ गई? अब अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, अब इसको आसान सी भाषा में कैसे बोलोगे? अंग्रेजी भाषा में हम ऐसे बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था फॉर्मेशन के टाइम पे, बट आफ्टरवर्ड्स इट्स बिकम वॉइड। किसकी वजह से? हाँ, तो इन सबको जज साहब ने एक ही वर्ड दिया, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब बताओ, क्या अगर गजनी की डेथ हो गई, क्या पॉसिबल है शादी परफॉर्म करना? अब आत्मा से शादी करना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी दुनिया में, है कि नहीं बात? कि मैं आत्मा के साथ रहता हूं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लड़ाई हो गई तो क्या वैलिड हो सकता है? नहीं। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तब तक बैन हटाए ना हिजाब से, तब क्या वैलिड हो सकता है? नहीं। बाद में ये सब क्या हो चुके हैं सर? जल्दी बोलो, बाद में क्या हो चुके हैं? बोलो, इम्पॉसिबल। तो बोलो जल्दी, कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट become impossible after that, such contract are called void। याद हो जाएगी बात? पर मुन्ना ये डेफिनेशन नहीं है, ये बीकॉम वाली बात है, बच्चों वाली बात। हम क्या बोलेंगे? बच्चों वाली बात, कच्ची बात, बीकॉम की बात। असली बात पता क्या है? एक सेक्शन बनाया 2, ठीक है ना? राइट। और वो तो जैसे हम यूपी में रहते हैं, यूपी हरियाणा में, तो कई बार हमारे यूपी हरियाणा में ना ये को ये नहीं बोलते, पता क्या बोलते हैं ना अंग्रेजी में? मैं और कह रहा हूँ, जे। भैया जे बात सही ना तेरी बहन, जे बात तू गलत कह रही है। और जे वो बैठा ना, जे बैठा लड़का, जे ये सुनता ना मेरी बात, है ना? और जो पीछे वाले जे पीले दांत दिखा रहा, जे समझ में आ रहा ना भैया? जे लड़का बिल्कुल से नहीं, जे लड़का बहुत सोता था बीच में, बहुत सोता था जे। तो हम क्या बोलते हैं बीच में? सुना होगा, नहीं सुना होगा? ये सारी बातें मैंने सुन रखी है, तुमने सुना है नहीं सुना? हाँ सर, जे बोल देते हैं। ऐसे मैंने एक बालक को पढ़ाया, दिमाग का बहुत तेज था। उन्होंने पता क्या बोला? मैंने कहा भाई वो याद है एग्जांपल दिया था, पहले शादी हो गई फिर डेथ हो गई, तो पता क्या होगा? उन्होंने पता क्या बोला? सर जे तो वॉइड है, सर जे तो वॉइड है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। फिर मैंने तो दूसरी केस स्टडी बना के दी, है कि नहीं बात? एक कंट्री दूसरी कंट्री को, है ना, आटा दाल चावल ये या कुछ चीजें प्रोडक्ट सप्लाई करती है, लड़ाई हो गई, बताओ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सर ये तो वॉइड है। पहचान लिया उसने भी, है कि नहीं बात? 2 जनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कार जल गई। भाई मैंने कार खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, पता लगा बाद में शोरूम में आग लग गई, कार जल गई वाली, तो क्या होगा? ये तो वॉइड है। जज साहब कितने दिल पे लगी ना बात ये वाली, जे वॉइड। उन्होंने सेक्शन पता क्या बनाया? सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। और जे क्या है? जे बात नहीं, जे वॉइड। अब तुम बताओ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कौन सा हुआ? इसके लिए याद करना। तो भैया जिन्हें सेक्शन याद नहीं होते ना, वो हमारी क्लास में क्या कर सकते हैं? आके याद कर सकते हैं। जो कहते हैं सेक्शन याद नहीं होते, भाई याद होते नहीं होते। अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा जे वॉइड। अब आजकल कोई दोषी बोलेगा ना आसपास का, भाई जे क्या है? जे नहीं, जे वॉइड है। बस जे वॉइड है, याद रखो, बस जे वॉइड है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। देखो लिख रखा तुम्हारे लिए भैया जे वॉइड है। डेफिनेशन बड़ी खतरनाक बनाई। ये डेफिनेशन अब आज में पता लगेगा लॉ पढ़ने का मजा। मतलब बच्चों वाली चीज तो बच्चे भी याद कर लेते हैं, है ना? लेजेंडरी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी भैया। कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। ये क्या बोलते भैया? अंग्रेजी वाली मैडम पता है क्या करेंगी? काट देंगी, सही से लिख के ला। और जो अंग्रेजी वाली सर काट दे, 0 नंबर सही से लिख के ला। बस वही अंग्रेजी और वही लॉ में फर्क है। लेकिन लॉ के टीचर चेक कराओगे ना किसी, चाहे वो आईसीआई के टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई लॉ का टीचर हो, वो पूरे में से पूरे नंबर देगा। और अंग्रेजी वाली मैम क्या करेंगी? 12th वाली वो 0 नंबर देंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाली मैम की नजरों में क्या है? ये सच में ये लैंग्वेज ही वॉइड है। अरे ये वॉइड बात लिखी है तूने, गलत लिख के लाए। ये क्या अंग्रेजी है? सेंटेंस फ्रेमिंग गलत है तेरी, सही से लिख के ला। मैं पागल, ना पास्ट टेंस, ना फ्यूचर, ना प्रेजेंट टेंस, ना पास्ट कंटिन्यूस, ना फ्यूचर कंटिन्यूस, कुछ भी नहीं। बेइज्जती मार दी।
क्वांटिटी विच सीज टू बी एनफोर्सेबल वाला बिकम क्वांटिटी सीज टू बी एनफोर्सेबल। बताओ सर, ऊपर से निकल गई बात? सर ऊपर से नहीं, छत के ऊपर से निकल गई बात? छत नहीं सर, मतलब पूरी बिल्डिंग से ऊपर निकल गई। अब आराम से पढ़ते हैं, आराम से। जज साहब ने क्या मजे लिए? जज साहब ने बोला कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट सीज मतलब रोक दिया गया, कहां जाने से? एनफोर्सेबल, कोर्ट में जाने से। रोका कोर्ट में जाने से। एनफोर्सेबल तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, तो बहुत डिटेल में बताया तुम्हें। कॉन्ट्रैक्ट जो रोक दिया गया है कोर्ट में जाने से। कितनी बात समझ आ रही है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी, मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट की दहलीज पे तो खड़े हैं। क्योंकि एग्रीमेंट भी ठीक है, एनफोर्सिबिलिटी ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो रहा है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या बनाई? एक कॉन्ट्रैक्ट जो रोक दिया गया है कोर्ट में जाने से। पहले यहां रुक जाओ, जज साहब को यहां लगाना चाहिए था कॉमा या फुल स्टॉप, जो उन्होंने लगाया है। मजे ले लिए उन्होंने कहा तूफानी करेंगे कुछ, आओ कुछ हम सब पी लियोगे, उन्होंने कुछ तूफानी करेंगे। एक तो कॉमा नहीं है, अगर कॉमा होता तो शायद बच्चा यहां रुकेगा। कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सेबल बोलो, अब रुक जाओ, कॉमा मैंने लगाया। इस लाइन का मतलब समझ में आता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, वो क्या हो चुका है? बिकम्स वॉइड। यहां पे भी कॉमा लगना चाहिए, है ना? कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा वो क्या हो चुका है? वो बेकार हो चुका है, बिकम्स वॉइड। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? बेकार हो चुका है ना? फिर जज साहब ने पूछा अगली बार, फिर हमने पूछा क्यों बेकार हो गया? बिकॉज। यहां व्हेन की जगह पता क्या होना चाहिए? यहां व्हेन की जगह होना चाहिए बिकॉज इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। क्योंकि कोर्ट में जाने लायक वो नहीं रहा। इसके आगे जज साहब एक बहुत बड़ी लाइन खा गए, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी, ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट या परफॉर्मेंस। अब इसको आराम से पढ़ते हैं। अब मैं पता क्या कर रहा हूं? मैं कॉमा लगा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब मैं कॉमा लगा रहा हूं और व्हेन को काट के क्या लिख रहा हूं? अब इसको 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे, 3 टुकड़ों। पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय, पहला पॉइंट। फिर यहां कॉमा लगाएंगे। इतनी बात खत्म, हमने खत्म कर दी बात पर। पहले तो इतनी लाइन का मतलब समझ में आता है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, अभी इतनी बात कही। हाँ जी, कोर्ट में जाने लायक रहा, मान लिया कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा। बिकम्स वॉइड, क्योंकि कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा तो वो क्या हो चुका है? वो बेकार हो चुका है। हमने ये बात भी मान ली कि भैया अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बेकार हो गया। भैया अगर कोई बात रानी कह रही है कोर्ट की दहलीज पार नहीं करेगी कोई बात, तो क्या हो चुका है? बेकार हो चुका है। यानी अगर सोशल एग्रीमेंट कोर्ट की दहलीज पार नहीं करेंगे तो सोशल एग्रीमेंट क्या हो गए? मान लिए वॉइड हो गए, नहीं हो गए? बेकार हो गए। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, हमने मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, बिकम्स वॉइड, वो बेकार हो गया। हमने ये मान लिया बेकार हो गया। हम जज साहब से पूछ रहे भैया जज साहब बता दो बेकार क्यों हो गया? एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, मान ली बात, वो बेकार हो गया, मान ली बात। रीजन तो बता दो बेकार होने का। जज साहब ने बोला सुन भैया, सुन साहब, सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन, ये वाला गाना गाते रहे। सुन अब मेरी बात, पहली 2 लाइन हमने जज की जजमेंट मान ली, एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा, वो बेकार हो गया। तीसरी लाइन हमने पूछी उनसे, बेकार क्यों हो गया? जज साहब ने पता क्या बोला? बिकॉज इट सीज, उसे रोक दिया गया है, टू बी एनफोर्सेबल, उसे रोक दिया गया है एनफोर्स होने से। हमने फिर पूछा एनफोर्स होने से रोक दिया गया, क्यों रोक दिया गया? जज साहब ने बोला ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। अब डेफिनेशन लिखने वाले ने सस्ता नशा कर रखा था, हालांकि गाना तुमने सुना पहला नशा, और उसमें गाना कौन सा कर रखा था? सस्ता नशा सस्ता खुमार, ये वाला गाना, है ना? उस नलायक ने जिसने डेफिनेशन लिखी, हालांकि वो दुनिया में रही नहीं होंगे, वो 1872 का लॉ है ना? सॉरी कहते हुए उनकी आंखों भटक रही, वो पता क्या वर्ड खा गए? ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी खा गए। बिकॉज की जगह क्या लिख दिया? व्हेन लिख दिया, और कॉमा लगाया नहीं। सर एग्जाम में फिर ये वाली लिखनी है कि आप एग्जाम में कौन सी लिखनी है? सूखे नशे वाली। कौन सी लिखनी है? क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? लॉ में 2J में ये लिखा है भाई, और जो हमने बनाई है डेफिनेशन वो तो हमने समझ के लिए बनाई है। पहले सस्ता नशा वाली डेफिनेशन लिखेंगे,
क्या लिखेंगे बोले जल्दी? A contract ceases to be enforceable by law becomes void because से क्या लगाएंगे? When it ceases to be enforceable. Reason? Due to impossibility. एग्जाम में लिखना ये है, contract ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. इसके बाद एज अ एग्जाम्पल या एज अ की नोट या एज अ इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे? ये लिखोगे, contract which was valid at the time of formation but becomes void due to impossibility of performance. That is the interpretation of definition. ये जो हमने लाइन लिखी थी नीचे, ये लाइन क्या है भैया? ये बोले जल्दी, दिस इज इंटरप्रिटेशन, यानी दिस इज अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2J. अगर कोई बोले सेक्शन 2J क्या है तो डेफिनेशन लिखोगे, कोई बोले सेक्शन 2A की 2J की इंटरप्रिटेशन या 2J का निष्कर्ष या 2J का कंक्लूजन क्या है या 2J समझाता क्या है, तो हम ये बोलेंगे भाई 2J कहता ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड था वो बेकार हो चुका है ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. समझ गए भैया? डेफिनेशन बोलना जरा. ऊपर जा रहा है तो बात नहीं, एक दो बार तो लिख के पढ़ेंगे उसके बाद याद हो जाएगी बात. कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. पहले बच्चों ने करते ना भैया, देखो आज भी टेक्निक वही है, हमें शर्म आती है. बच्चों ने मम्मी क्या करती थी? हाथ रख के याद कर. हमें याद शर्म आती है पर उससे बेस्ट टेक्निक कोई नहीं है याद करने की. बच्चों ने मम्मी क्या करती थी? लिख के दिखा. डिक्टेशन, डिक्टेट कर रही हूँ लिख के दिखा. तो बच्चों को स्पेलिंग याद थी, वो बार बार क्या करता था भैया? जो बचपन की चीजें हैं वो आज भी जिंदा है. आज भी अगर आप किसी चीज को याद कर सकते हो या समझ सकते हो तो कैसे कर सकते हो? लिख कर. अकाउंट के क्वेश्चन में तुम 11th में समझ चुके हो. क्या मैथ्स के अकाउंट के क्वेश्चन पढ़ने से रटने से हो जाते हैं सॉल्व? भैया लिखने से क्या होती है? प्रैक्टिस होती है. यही लॉ में है. जितना तुम डिक्टेशन के बचपन की तरह से करोगे ना, बोलो मेरे साथ, आप बंद करो सब, गांधी जी के मंदिर बन जाओ, बंद करो. बोलो जल्दी, कॉन्टेंट विच इज, अब विजुलाइज करो. क्या विजुलाइज करना है? डेफिनेशन को, इस पेज को. दीदी ऐसे नहीं करना, कैसे करके देखिए. आप बंद करो, करो तो फिर घर पे करनी है, रोज नहीं कराऊंगा चीजें. सारे बच्चे फोटो नहीं खींच रहा, फोटो नहीं डाल रहा. एक तो फोटो खींचूंगा है ना. बोलो जल्दी, कॉन्टेंट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये देखे पीछे वाले, देखो मत, आंख बंद कर भाई, चश्मे पे लगा ले हाथ. Content which is ceased to be enforceable by law becomes void. Becomes void when it's. अब खोल लो आंखें. वीडियो नहीं बनी, पीटो फोटो लिए, वीडियो नहीं बनी. अब बताओ, कॉन्टेंट विच इज पहली लाइन याद हो गई. कॉन्टेंट कोर्ट में जाने लायक नहीं रहा. कॉन्टेंट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या हो चुका है? बिकम्स वॉइड. क्यों? व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी. मन में बोलना, लिखना नहीं है. ठीक है? इंटरप्रिटेशन बोल दो बीकॉम वाली भाषा. A contract which is valid at the time of formation becomes void because of impossibility of performance. ठीक है? बोलो समझ गए सर? चलो आज इतना ही पढ़ते हैं ना. टाटा बाय बाय. पढ़ के आना.